नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की में आपका बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में एक जगह जो खाली आप देख रहे हैं, विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। खबरों में चर्चा सबसे पहले करेंगे उत्तर प्रदेश की, देश के सबसे बड़े सूबे की। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। पीएम आवास पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी ये मुलाकात चल रही है। सीएम योगी की ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। पीएम से मिलने के बाद सीएम योगी गृह मंत्री अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात करेंगे। यूपी में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। 27 का रोड मैप क्या होगा, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। सरकार संगठन समन्वय पर बातचीत हो सकती है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तो मन में होंगे ही। आज चर्चा में कौन कौन से बिंदु शामिल किए जाते हैं, उसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ही। चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन हो सकता है। हमारे सहयोगी इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? मीनाक्षी, तकरीबन 12:30 बजे से हमारे ठीक पीछे जो आप 7 LKM देख रही हैं, यहाँ पे ये बैठक चल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और जो सोर्सेज के द्वारा अंडरस्टैंडिंग मिल पा रही है उसमें ये है कि दो प्रमुख विषय रहेंगे। पहली बात तो ये है कि क्योंकि SIR अभी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और हाल के दिनों में आपने देखा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक तौर पर भी ये बताया कि वो एक कंसर्न है और इसमें संगठन को कैसे और ज़्यादा सक्रियता दिखानी है, तो वो एक मसला रहेगा। दूसरी चीज़ कि 14 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार अपेक्षित है, तो वहां पर उस बात को लेकर भी चर्चा रहेगी। तो ये दो प्रमुख बिंदु हैं जिसके इर्द गिर्द प्रधानमंत्री मोदी से अभी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अभी जस्ट खत्म हुई है। जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तकरीबन आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है। और इसके अलावा बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी उनकी मुलाकात होनी है। गृह मंत्री अमित शाह क्योंकि तमिलनाडु के दौरे पर हैं, शाम तक लौट के आने वाला है, तो इसलिए उनके साथ ही मुलाकात तय नहीं हो पाई है। बाकी एक मुलाकात हो गई, दो और मुलाकात होनी है और विषय वही दो रहेंगे, एक तो SIR, दूसरा 14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार। क्योंकि ये चुनाव से पहले आखिरी साल है जिसमें योगी आदित्यनाथ को और उनकी सरकार को ग्राउंड पे वो सब कुछ करना होगा और संगठन को उसमें सहयोग देना होगा, जिसके सहारे अगले साल ये लोग चुनाव में जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं, सरकार और संगठन के समन्वय को लेकर भी। लेकिन एक मेरा हर्षवर्धन जी प्रश्न था, क्योंकि अगर विरोधी सबसे ज्यादा किसी मसले पर चर्चा करते हैं SIR के बाद, तो मुद्दा सरकार और संगठन के समन्वय पर ही है। नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं ना कि बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ये होना चाहिए था कम से कम साल भर पहले। ये क्यों नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ और दिल्ली के बैठे हुए जो नेता लोग हैं वो समझें, लेकिन ये कम से कम साल भर पहले हो जाना चाहिए था। कई मंत्री ऐसे हैं जो बड़े मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत नाराजगी है, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत पहले मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए था। जो जिस तरह के सामाजिक समीकरण की बात है, उस सामाजिक समीकरण को साधने के लिए भी मंत्रिमंडल कारगर साबित हो सकता है। अब मंत्रिमंडल विस्तार और चूंकि संगठन दोनों एक साथ होना है, 14 के बाद ही है। और जो हम लोगों को अभी तक जानकारी है, जो जानकारी मिल रही है कि 17 से 20 के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएगा भाजपा का। अब कोई सुनते हुए ये ना समझे कि अभी नहीं बना, अभी तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो बन जाएगा मतलब प्रॉपर अध्यक्ष हो जाएंगे। तो एक तरह से कहें कि ये जो यूपी का सारा गुणागणित चल रहा है, इसको अगर उस तरह से देखें तो यूपी संगठन, यूपी सरकार, दिल्ली केंद्रीय संगठन और केंद्रीय सरकार, इन सब को लेकर होना है। भले ही 2029 में चुनाव होने हैं, लेकिन ये जो मिड पॉइंट होता है, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी और केंद्र के लिहाज से बहुत जरूरी है। मंत्रिमंडल में बड़े ओवरहॉल की, बड़ी जो फेरबदल है, उसकी आप तय मानिए उसे। रागी जी, अखिलेश यादव ये कहते हैं हमारे पास PDA है, हमारे पास पिछड़े हैं, हमारे पास अल्पसंख्यक है, हमारे पास दलित है, हमारे पास यादव है। बीजेपी के पास क्या है? यदि सब होता तो सारे सीटें उनके पास होती। यदि ये सारी उन्हीं के पास होता तो सारी सीटें उन्हीं के पास होती। ऐसा है नहीं। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछला जो 2024 का चुनाव था, उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, यदि आप देखेंगे कि अखिलेश यादव ने 15 दिन बाद में जाकर के इलेक्शन कैंपेन शुरू किया था। और हम लोग यहीं पर कहानी कुर्सी में बैठे बैठे हम लोग मान करके चल रहे थे, हम लोगों ने, कई लोगों ने, हमने उसमें, मैं भी शामिल था जी,
कि अखिलेश ने लगभग चुनाव को सरेंडर कर दिया है, लेकिन सामाजिक समीकरण को इस ढंग से साधा जिससे हम अयोध्या हार गए। जी, ये आप मत समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई अयोध्या में नाराजगी थी या कोई बहुत ऐसा था जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी, ये विश्लेषण बिल्कुल गलत है। मैं अपने, हो सकता है किसी दूसरे का पर्सपेक्टिव और भी होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। सामाजिक समीकरण जो है वो बहुत जबरदस्त साधा, जहां उनको लगा कि जैसे अयोध्या को लेने, ठाकुरों की जनसंख्या कितनी है, कुर्मियों की जनसंख्या कितनी है, फलना की जनसंख्या कितनी है, इसमें कौन सी जनसंख्या का कैंडिडेट हमको देना पड़ेगा जिससे कट जाए, और कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी खड़े नहीं है सामाजिक समीकरणों में जी, वो उसको काम कर गया। अब रही बात, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खास करके उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक बहुत दिनों से यह बदलाव की आवश्यकता थी, बदलाव होने जा रहा है, ऐसा हमने भी सुना है और मुझे लगता है यह होना चाहिए। लेकिन अंतिम सिर्फ चेहरे बदल जाने से क्या निष्कर्ष निकल जाएगा क्या? यदि आप चेहरे नहीं भी बदलते हैं और सरकार परफॉर्म करती हुई जमीन पर दिखती है, सरकार जो है हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, सब जगह परफॉर्म करते हुए दिखेगी, आपका सामाजिक प्रतिनिधित्व काम नहीं आएगा यदि वो जमीन पर काम करते हुए नहीं दिखेगा परफॉर्मेंस के टर्म्स में। मैं ये नहीं कह रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन बहुत आवश्यक है, हो सकता है कोई सोशल ग्रुप छूट गया होगा, आप सोशल ग्रुप साथ भी लेंगे, लेकिन जमीन पर नहीं उतरेगा वो काम। जो विभाग हैं वो जमीन पर काम करते हुए नहीं दिखेंगे, और जमीन पर काम करते हुए दिखने के साथ साथ अपना जो कार्यकर्ता है उसकी उसमें भागीदारी कहीं नहीं दिख रही है, उसको जब नहीं लगेगा कि ये मेरी सरकार नहीं है, तो फिर चुनाव के लिए बहुत मुश्किल होता है, और किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल होता है। जब आपके राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई नेता नहीं लड़ता है, ये बार बार मैं कहता हूं, आपकी वैचारिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई नेता भाषण देता है, लेकिन आपका कार्यकर्ता जमीन पर तर्क करता है, कुतर्क करता है, बहस करता है, और फिर आपके लिए वो सब कुछ करता है जो आप बैठे हुए नहीं करते हैं। तो उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि ये मेरी सरकार है, इतना इमोशनली अटैच्ड हो, उसको काट करके यदि तो आप जो कुछ करना शुरू करें ये मुश्किल होगा। ये तब तो फिर विस्तार में वो नाम भी दिखने चाहिए। क्या कुछ नाम चर्चा में आए हैं, आप तक पहुंचे हैं सर? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, अब योगी जी, मोदी जी और फिर अमित शाह जी जब बैठेंगे तो मुझे लगता है नाम तय है। रूप से अब 1 साल, 1.5 सवा साल का समय बचा है चुनाव के लिए। अगर मंत्रिमंडल विस्तार इस महीने में अगर मान लें कि भाई 14 तारीख के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होता है, तो लगभग कोई भी नया मंत्री बनेगा उसे 1 साल का समय, 13-14 महीने का समय मिलेगा कि मार्च 27 के अंदर। किस फॉर्मूले के तहत ये एक्सटेंशन होगा? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार जातिगत समीकरण भी साधे जाएंगे, प्रदर्शन भी देखा जाएगा कि जो मंत्री रहे उन्होंने प्रदर्शन किया है कि ठीक से। कई ऐसे मंत्री हैं जिनका प्रदर्शन बहुत बुरा रहा है, और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ भी चाहते हुए कि जो प्रदर्शन करने में असफल रहे, जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, उन्हें मंत्रिमंडल में से बाहर किया जाए, या उनसे बड़े विभाग लेकर बड़े विभाग किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो परफॉर्म कर सके। अच्छा, भूपेंद्र चौधरी का, तो भूपेंद्र चौधरी मुझे लगता है कि मंत्री बनेंगे, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो टोटल 60 मंत्री बन सकते हैं, अभी 54 कैबिनेट मिनिस्टर है टोटल, तो 6 सीट खाली है, तो क्या 6 जोड़े जाएंगे उसके अंदर, पूरी 60 का कर दिया जाएगा, या कुछ को ड्रॉप करके कुछ को बनाया जाएगा? खबर यह भी आ रही है कि जो कुंदरके से अभी उपचुनाव जो जीते ठाकुर रामवीर सिंह, उनके भी मंत्री बनने की संभावना नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि आकाश सक्सेना जो आजम खान के वहां से आते हैं क्षेत्र से, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो अब जाति का समीकरण देखा जाएगा, क्षेत्र का समीकरण देखा जाएगा, योगी आदित्यनाथ की पसंद को देखा जाएगा कि भाई अब 27 का चुनाव दूर नहीं है, तो कैसे मंत्रिमंडल दिया जाए, विभागों में परिवर्तन किया जाएगा, कुछ विभाग इधर से उधर जाएंगे, क्या ऐसे लोगों को भी मंत्री बनाया जाएगा जो पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया था, क्या उनकी वापसी हो सकती है? श्रीकांत शर्मा क्या वापस मंत्री बन सकते हैं? मथुरा वाले जो बिजली के रूप में अच्छा काम किया था वो ड्रॉप हो गए, तो ये भी देखना होगा कि कुछ पुराने मंत्रियों की वापसी हो सकती है, या कुछ नए चेहरे आ सकते हैं, या कोई ऐसे चेहरे भी आ सकते हैं जिनको। ठीक है सर, ये तो 27 वाला एजेंडा अगर सेट करना है तो यही समय है और सही समय है। कैबिनेट का विस्तार तो जल्द से जल्द होना ही है, लेकिन एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और होने को है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कटियाबाजों का सफाया भी कर रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के ही संभल से है, जहां पर अवैध मस्जिद और मदरसे के खिलाफ एक्शन के बाद आज बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन का जबरदस्त एक्शन जारी है।
आप हैरान हो जाएंगे जब आप ये खबर देखेंगे कि एक 2 मंजिला इमारत से कैसे पूरा का पूरा मिनी पावर स्टेशन चल रहा था। 1-2 घरों में बिजली की सप्लाई नहीं हो रही थी, 50-50 घरों में बिजली की सप्लाई की जा रही थी। सुबह सुबह संभल के डीएम और एसपी के नेतृत्व में बिजली विभाग और पुलिस की टीम ने छापा मारा। हैरान करने वाले खुलासे हुए। 3 मंजिला मकान, कटिया डालकर बिजली चोरी। 1-2 कटिया नहीं, आप देखिएगा तो तारों का तार गुच्छा। ये देखिए, ये तस्वीर है संभल की। घर से मिनी पावर हाउस चल रहा था। वहां 40-50 घरों में अवैध रूप से बिजली सप्लाई की जा रही थी। घर के बाहर बहुत सारे सीसीटीवी भी लगाए गए ताकि अगर छापा पड़ा, अगर अधिकारी आए, टीम आई, तो फिर फौरन जो है चौकन्ने हो जाए। लेकिन उससे पहले कि चौकन्ने होते, जिस समय पर यह छापा मारा गया, गहरी नींद में लोग सो रहे थे और छापा पड़ा तो हकीकत सामने आई। डीएम साहब ने क्या कहा वो आपको पहले सुना देते हैं, फिर करेंगे चर्चा। यहाँ पहले चोरी हुई थी और अभी पता चला था कि यही वो स्थान है जहाँ से लगभग 50-60 लोगों को बिजली सप्लाई लगातार होती है। इसलिए बड़े स्तर पर जो तारों का जो ऊपर छत से जो ढेर बरामद हुआ है वो इसी कारण हुआ है। सर, पहले भी मुकदमे हुए, लेकिन अपने घर से 50-60 और घरों को चोरी की बिजली देना, ये कितना बड़ा क्राइम है और इस नेक्सस को किस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं नकेल कसने के लिए? इस पे एक तो अर्थदंड लगेगा, दूसरा FIR दर्ज होगी और जो भी और होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। कोई और भी क्रिमिनल केसेस है सर बिजली चोरी के अलावा इन लोगों पे? एक बार यहाँ पे शायद गांजा भी पकड़ा गया था, ऐसा भी पहले सुनने में आया था यहाँ पे। अच्छा, कटिया बासों को योगी जी ने जबरदस्त करंट दे दिया। विजय जी, आपने कहा कि लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब ये सारी एक्सरसाइज हो गई। ये लोग तो आज सो रहे थे गहरी नींद में। संबल प्रशासन बहुत लंबे समय से गहरी नींद में सो रहा था। ये बात भी आज ठीक है। हुआ है क्या ये सारा? और आपको ध्यान हो, पिछले साल शायद कुछ 8-10 महीने पहले भी बड़ी एक्सरसाइज संबल प्रशासन ने की थी और तब भी एक जगह, कोई जगह थी मैं भूल रहा हूँ, अरे सर, इसी घर की भी रिपोर्ट है सर। नहीं, मिनी पावर हाउस चल रहा था वहां पर भी बड़ा सारा, जिसको लेकर पूरा संबल प्रशासन ने काम किया था। तो ये बार में जगता है क्या संबल प्रशासन? नहीं सर, मैं तो इसी घर की भी बात बता रही हूँ कि इनकी भी दिलेरी देखिए। इस घर पे भी एक्शन हो चुका है और फिर इन्होंने पावर हाउस चला लिया। वो तो चला ही रहे हैं, आप प्रशासन को क्यों बचा रहे? ना वो प्रशासन क्या जो गहरी बचेगा नींद में सो रहा है, सरकार 7 साल से 8 साल से गहरी नींद में सो रही है, उस पर भी सवाल खड़ा करें। और मतलब बड़ी बात है, इसमें कोई एक्शन लिया गया है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इतना लेट एक्शन लिया गया है। और ये हर दिन कभी जागते हैं, किसी दिन डीएम साहब को अपना जो ड्रेस है उसको थोड़ी चमकानी होती है तो पहुंच गए। ये डीएम साहब का तो काम नहीं है। पहली बात, डीएम साहब का काम है क्या? ये बिजली विभाग का काम है। क्यों गए थे डीएम साहब? साफ सवालों पर बात कीजिए। ये इस तरह की नेतागिरी और जो एडमिनिस्ट्रेशन में नए फेदर लगाने के लिए कुछ भी एक्सरसाइज कर लें, एक्सरसाइज ठीक है, लेकिन काम ये डीएम का है क्या? ये डीएम का काम नहीं है, उसका काम है बिजली विभाग का। बिजली विभाग ने क्यों नहीं किया? बिजली विभाग नहीं करता तो डीएम को जाना चाहिए था बिजली विभाग के पास। और बिजली विभाग और डीएम नहीं कर रहे होते तो मंत्री जी कर रहे होते। मंत्री जी पर समीर जी ने बहुत विस्तार से लिखा है, आज आप पढ़ते, वो योगी जी पढ़ते रहते हैं। आप अभी चर्चा कर रहे थे मंत्रिमंडल में विस्तार की, हम लोग नहीं पढ़ रहे, योगी जी पढ़ रहे, समीर जी जो लिख रहे। तो बहुत सारे नाम उसमें कौन कौन से कटेंगे जुड़ेंगे वो शायद समीर जी ने मैसेज, अभी मैंने सही जगह सवाल पूछा था कि आप बता दीजिए कौन कौन से नाम है कि किसका नाम जुड़ना चाहिए, किसका कटना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ड्रामा ज्यादा है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रामा, कि जब किसी दिन अपनी वर्दी चमकानी हो तो आप कहीं पहुंच जाएं सुबह सुबह। होता है बहुत बार ऐसा, क्योंकि ये कोई नया हो रहा है। संभल नया शहर है, कारखाना नया शहर है, कॉलोनी नई है, कुछ भी नया नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर ये क्या एक्सरसाइज? और फिर उस पर हम बता रहे हैं नहीं, डीएम साहब ने कमाल कर दिया। डीएम साहब देर से जागे, बिजली विभाग बहुत लंबे समय से गहरी नींद से सो रहा है। इस सब पर तो मुख्यमंत्री जी को और जो शायद पावर मिनिस्टर हैं आजकल, वो जागे हुए हैं कि नहीं जगे हुए? वो दिल्ली के बजाय यदि उत्तर प्रदेश रहेंगे तो उनको भी पता पड़ेगा कि हर्षवर्धन जी। देखिए, एक तरह से देखें तो विजय जी जो कह रहे हैं वो बातें बड़ी ठीक ठीक लगती हैं, लेकिन संभल की जिस तरह की जनसंख्या है, और ये कहते हुए कई बार लगता है कि कितनी बार ये बात बोलें, लेकिन इस तरह की मुस्लिम बहुल घनी आबादी वाले इलाकों में बिजली की चोरी सांसद की नाक के नीचे हो रही, इसकी बात क्यों न करें? शफीकुर रहमान बर्क से लेकर घर के बाहर तो हो रहा था, शायद अब याद आया मुझे, तो इसीलिए मैं याद दिला रहा हूं कि शफीकुर रहमान बर्क से लेकर जियाउर रहमान बर्क तक
और क्या मुस्लिम बहुल इलाकों में इसी तरह के गलत कामों को करना, इसको सामान्यीकरण कर दिया गया है? 2017 से हम रोज तो योगी जी सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्यों संभल में ही सब कर रहे हो? जी सर। आज ये काम थोड़ी ना हो रहा पहली बार, लगातार ये काम हो रहे हैं। आज उसमें से एक और पकड़ा गया। ऐसे बात करेंगे तो ठीक समझ में आएगी। जब पहले पावर हाउस पकड़ा गया था तब भी पता चला कि बिजली विभाग से चोरी, ट्रांसफार्मर लगाया छोटा, वहां से घरों में बिजली की सप्लाई दे दी। क्या यह संभव है कि वहां के सांसद की बिना जानकारी के हो? डीएम को, एसएसपी को, बिजली विभाग को। अब हम आपको इसके आगे बता देते हैं। बिजली विभाग के लोग इन इलाकों में पिट पिट कर लौटे हैं, बाकायदा इसकी रिपोर्ट्स हैं। डीएम और एसएसपी को संभल में हर जगह क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि वहां जनता घेर लेती है, अधिकारियों को मारती है। बिजली विभाग के जेई को अपमानित करके भगा दिया गया। जियाउर रहमान बर्ग के घर पर पता चला तो उन्होंने भी बिजली चोरी की हुई थी, उनके ऊपर भी एक गंभीर आरोप है। वो कहते हैं हमारे ऊपर आरोप नहीं, उनके यहां के भी विजुअल आए। इसका मतलब यह हुआ कि संभल का घेटोइजेशन जिस तरह से हुआ है, संभल को जिस तरह से एक मतलब जिसको कहते हैं कि लॉ विद इन लॉ, एक नए तरह का लॉ है जो लॉ नहीं है, आउट ऑफ लॉ हो गया है, उससे चलाया जा रहा है। और तब ये कार्रवाई आप देखेंगे तो समझ में आएगा ये चेन में हो रहा है। अब एक साथ सब जगह पकड़ लिया जाएगा तो ऐसा संभव तो है नहीं। मेरा यह मानना है कि बहुत गहनता से लगातार जांच होनी चाहिए। और जिस शहर में लोगों ने मंदिर को ढक के, कुएं को ढक के, मंदिर को चारों तरफ से घेर के, मंदिर को बीच में करके आंगन बना लिया, अपना घर बना लिया, उस संभल में हम कह रहे हैं। ये भी तो जरा समझिए ना। मतलब योगी सरकार का राज नहीं चलता संभल में। सर मैं तो ये कह रही योगी हूँ, राज नहीं चल रहा था, योगी राज चलने लगा। मिनी पाकिस्तान तो उस इलाके को लोग कहते थे, ऐसे थोड़े कहते थे। मैं जिक्र नहीं करना चाहता था और रिपीट भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये बात तो सच्चाई है ना कि ऐसे इलाकों से, मेरठ का ही एक इलाका है, वहां से बिजली विभाग के इंजीनियर को पीट पीट करके वहां से भेज दिया गया। ऐसे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली विभाग के लोग जाने से वहां डरते हैं, वहां वो वसूली नहीं कर सकते हैं। तार जो है वो, ऐसा नहीं है कि बाकी और जगह नहीं होता होगा, लेकिन जिस तरीके से वहां पर किया जाता है, और कम से कम हिंदू इलाकों में तो बिजली विभाग के लोग चले भी जाते हैं, इन इलाकों में तो वो जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और क्या क्या उसके बारे में बोला जाता है, ये तो कहेंगे तो फिर कहा जाएगा हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। नहीं देखिए, यहाँ सच्चाई तो यही है। एक भी निकलता है। मैं ये मानता हूं विजय जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि इंजीनियर बिजली विभाग का एक काम था, जाना चाहिए था, लेकिन जिलाधीश जो होता है वो पूरे विभागों का निगरानी का जिम्मेदारी उसकी होती है। वो बॉस होता है। वो किसी भी विभाग में यदि कोताही हो रही हो, चाहे वो राजस्व हो, चाहे वो बिजली भी हो, चाहे वो पानी हो, किसी भी वो जाकर के इंटरफेयर कर सकता है, वो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। सर ये तो प्रशासन ने बिजली चोरों को 440 वोल्ट का करंट दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इधर दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को करंट दिया है। उन्हें अब जेल में ही रहना होगा, बेल नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा समेत बाकी आरोपियों को शर्त के साथ जमानत दी है। उमर खालिद और शर्जिल इमाम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की। दिल्ली दंगों में उनका रोल बाकी आरोपियों से अलग है, कोर्ट का यह कहना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी जो दस्तावेज है उसके मुताबिक दोनों का दंगों में रोल केवल स्थानीय मामले तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे दंगों की साजिश और भीड़ को मोबिलाइज करने में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के अनुच्छेद 21 की दलीलें दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शर्जिल इमाम के खिलाफ पहली नजर में यह मामला बनता है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑपोजिशन में एक मायूसी जरूर नजर आ रही है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ये कह रहे हैं कि शर्जिल और उमर को भी जल्द कोर्ट से न्याय मिलेगा। जिन लोगों को जमानत मिली, ये लॉन्ग पेंडिंग चीज थी, ट्रायल के नाम पे लगभग सिफर था, और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा क्षण है कि जुडिशरी को धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड से आया है। और मेरा मानना है कि उमर खालिद और शर्जिल के मामले में भी जो ट्रायल कोर्ट को एक्सपेडाइट करने का दिया गया है, मैं समझता हूं उसके दृष्टिकोण से शायद उन्हें भी न्याय बहुत जल्द मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है।
मैं जिस कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए सुमीर जी आपके पास सवाल लेकर आ रही हूँ, हो सकता है किसी को आपत्ति कॉन्टेक्स्ट पे हो सकती है, लेकिन ये हमारा देश ही है ना जहाँ पर सफ़ेद वर्दी पहने हुए डॉक्टर्स आतंक की राह पर चल सकते हैं, तो वहीं इतने पढ़े लिखे लड़के भी देशद्रोह की राह पर चल सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट हो सकता है आतंक से जोड़ते हुए मैं यहाँ पर ला रही हूँ, लेकिन मुकदमा तो यूएपीए का ही है। देखिए, अगर 5 साल से अगर उमर और खालिद जो जेल के अंदर अगर बंद है, तो ये आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि उसके पीछे बहुत पुख्ता डॉक्यूमेंट्स एविडेंस दिल्ली पुलिस से सबमिट करे हैं। और जिस तरीके से अभिषेक मनु संघवी और जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने तर्क और दलील रखी थी लगातार, वहां पर उन्होंने इस बात का बहुत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस मामले को जो बाकी लोगों को हम जमानत दे रहे हैं उनसे मामला बहुत अलग है, और पुलिस ने जो डॉक्यूमेंट एविडेंस दिए और जो चार्जशीट दायर की है उसके आधार पर फिलहाल जमानत देना संभव नहीं, और अगर जमानत देंगे तो ये गलत होगा। तो मुझे लग रहा है कि लंबे समय से जो चर्चा चली रही थी कि भाई बिना किसी इसके अगर हाईकोर्ट बेल खारिज कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लगता है कि तमाम पेपर्स देखे होंगे और उसके बाद अगर जमानत खारिज की है तो निश्चित रूप से ये इन दोनों की भूमिका को बताता है कि उस भूमिका में सिर्फ एक प्रोटेस्ट के रूप में उन्होंने भूमिका नहीं ली थी कि एक वहां पे एक आंदोलनकारी बनकर उन्होंने भूमिका नहीं ली थी। आंदोलनकारी के आड़ में उन्होंने वहां क्या क्या किया था, किस तरीके से भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने की कोशिश की थी, किस तरीके से वहां से एक जो पूरा मॉब को पॉलराइज करने की कोशिश की थी, किस तरीके से वहां से सांप्रदायिक तनाव फैलाने की, दंगे करवाने की, देश में अराजक माहौल क्रिएट करने की जो कोशिश की थी, जो पुलिस ने कहा है। मुझे लग रहा है कि तमाम साक्ष्यों को, तमाम बातों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि ये दोनों के ऊपर जो आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाए वो प्रारंभिक दृष्टि से सही प्रतीत होते हैं और उस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के आज के इस बेल खारिज होने के बाद उन तमाम लोगों को जवाब मिल गया होगा जो लगातार ये कह रहे होंगे कि दो बेगुनाहों को जब तक गुनाह सिद्ध नहीं हुआ था उन्हें बेल मिल जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि मामला इतना गंभीर था, उनकी योजनाएं, सुनियोजित योजनाएं जो उन्होंने बनाई थी, जो वो कर रहे थे, उसे माफ नहीं किया जा सकता। 5 नाम जो है चिकन नेक को काटने की बात करने वाले सर्जिल इमाम के साथ मुझे तो लगता है देश में बहस होनी चाहिए कि क्या ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। जो यूनुस सरकार जो बात कर रही है या वहाँ के जमाते इस्लामी चिकन नेक को लेकर के जो बात कर रहे हैं, जो चाइना और बांग्लादेश की मिलीभगत भी इस मामले में मानी जाती है, वैसी की भाषा बोलने वाला व्यक्ति आज सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगने गया है। और मजेदार बात है कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उनको भी न्याय मिलेगा। उनको तो सोचना चाहिए था कि ऐसे आदमी को कितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ये कोई नजीर इस प्रकार का कहे नहीं कि हाँ भारत से ये हिस्सा कट जाना चाहिए। लेकिन हमें कोई हैरानी नहीं हो रही क्योंकि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह हो, सेसेशन का राइट्स देने वाले अरुंधति राय हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, ये सारे वही तो गिरोह हैं जिनके साथ एक पूरा बौद्धिक तंत्र खड़ा हो जाता है इस देश में। अच्छा, ऐसा एक जानकारी और इसी खबर से जुड़ी हुई आपको दे दें कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद के अलावा जिन 5 आरोपियों को जमानत मिली है उनमें है गुलशिफा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, सलीम खान और शादाब अहमद। ये वो नाम हैं जिन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खाने कुर्सी की में केवल ऐसी ही खबरें होती हैं जो आपके चिंता की लकीरें पैदा कर दे, कुछ अच्छी खबरें भी होती हैं। आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का जन्मदिन है, हमारी ओर से भी उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एफआईआर को लेकर छिड़ी इस जंग के बीच, इस बहस के बीच ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है बाकायदा प्रधानमंत्री ने, वो पोस्ट भी आपके सामने है। अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज एफआईआर को लेकर अटैकिंग मोड में है। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है, आरोप लगाया है कि बंगाल में एफआईआर अधूरी तैयारियों के साथ जल्दबाजी में किया गया। ममता बनर्जी ने मांग की है कि इस मनमानी अनियोजित प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और नहीं रुका तो बहुत नुकसान होगा। बड़ी संख्या में वोटर्स के अधिकार छिन जाएंगे। लोकतांत्रिक शासन के मूलभूत सिद्धांतों पर यह सीधा हमला होगा। ये विजय जी कह रही हैं, ममता बनर्जी, और उसके पीछे उनका ये कहना है कि बैक एंड से भी नाम काटे जा रहे हैं। एक तो पहले ममता बनर्जी को बधाई जन्मदिन की, हमारी तरफ से भी, सब लोगों की तरफ से। दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें।
प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो भी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी सबको बधाई देते हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल लड़ाई का मसला नहीं है। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं जी, तो अच्छी बात है। एसआईआर पर बहस पर वो लगातार, पहले तो वो कह रही थी एसआईआर होने नहीं देंगे, जब अब एसआईआर हो गई है तो कह रहे हैं कि अब उसको आगे करेंगे, करने नहीं देंगे या गलत हुआ है जो नुकसान हो उसमें कोई, मैं इसको एक पॉलिटिकल लड़ाई के तौर पर देखता हूँ। और चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसके पास उनको जो शिकायतें करनी है वो वहाँ पर कर दे जी, क्योंकि बिहार में भी एसआईआर हो गई, उसके बाद चुनाव भी हो गया, वो सब बात खत्म हो गई। लेकिन यदि एसआईआर पर ममता बनर्जी इतना गंभीर हैं तो उनको राहुल जी के साथ खड़ा होना चाहिए था। जब राहुल जी लड़ाई लड़ रहे थे एसआईआर की और उसको लेकर, वोट चोरी को लेकर, तब ममता जी अलग तरीके से चल रही थी। हो सकता है उन्हें डर लग रहा हो कि कहीं बिहार में जैसा उन्हें नुकसान हो गया, कहीं पश्चिम बंगाल में उन्हें नुकसान ना हो जाए। पश्चिम बंगाल में भी तो वही एसआईआर पर ही चल रही है ना। मैं कह रहा हूँ वो दोनों मिलकर, या जो भी लोग हैं एसआईआर के खिलाफ, वो सब लोग मिलकर क्यों नहीं लड़ाई लड़ते? इसको अलग अलग लेवल पर लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको मैं बहुत एक पॉलिटिकल लड़ाई के तौर पर देखता हूँ, बहुत गंभीर मसले के तौर पर नहीं देखता। चुनाव आयोग उसका जवाब देगा, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता। वैसे सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है एसआईआर में, जितना मसला होगा। और जो मुझे जानकारी मिली, ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को पूरी तरह से एकजुट होकर लगाया कि एसआईआर में जो भी नाम जोड़ने हैं, जो भी नाम कटने हैं, उस पर पूरा काम किया जाए। बल्कि एक और जो जानकारी मुझे अभी 2 दिन पहले ही मिली कि उन्होंने मतुआ समाज के लोग, जो हिंदू समाज के लोग माने, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, उनको उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपको वोटर बनाने की एक्सरसाइज नहीं कर रही, क्योंकि अभी तक भी नागरिकता का मसला उनका हल नहीं हुआ। तो वो अपनी राजनीतिक लड़ाई दूसरे लेवल पर अलग तरीके से लड़ रही हैं, यहाँ पर जो बयान दे रही हैं ठीक है। इसमें नहीं, एसआईआर पर फिर जॉइंट मोर्चा अभी पश्चिम बंगाल में तो नहीं दिखाई दे रहा है हर्षवर्धन जी, देश भर में भी नहीं दिखा ना, देश भर में भी नहीं है। और कुछ बिहार में जरूर था, लेकिन उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन के तौर पे अगर हम देखें तो वहां पर कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल हुआ नहीं। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो अलग चीज होती। पहली बात यह है, क्या जनता से मुद्दा कहीं जुड़ रहा है तो देश के किसी हिस्से में उसका हाँ में जवाब नहीं आता है। जहां चुनाव हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्या जहां चलिए लोग थोड़ा शांति से हैं, पॉलिटिकली उतना जिसको कहें कि हाई टेम्पर में नहीं है, क्या वो ये शांति से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि चुनाव, वोट चोरी ऐसा कोई मुद्दा है? उनको लगता है कि एसआईआर में, अच्छा अगर ये पार्टियां एसआईआर में जितने तरह की मुश्किलें हैं, गड़बड़ियां हैं, उसको लेके आंदोलन चलाती तो ज्यादा बेहतर होता जी, क्योंकि आसान नहीं है। जिनका नाम सीधे सीधे आ गया उनका तो ठीक है, उसके अलावा सारे लोगों के लिए प्रक्रिया थोड़ी कठिन है, मुश्किल है उसके रास्ते, उसमें ये मुद्दा उठाते, उसके ये सवाल खड़े करते उसको। लेकिन वो बात कर रहे हैं जिसको जनता बहुत अच्छे से जानती है कि वोट चोरी जैसी चीज देश के किसी राज्य, किसी हिस्से में अब तक न हुई है, न होती दिख रही है। और उनको यह लगता है कि चूंकि अगर कोई थोड़ी बहुत हो भी रही होगी तो ये एसआईआर उस लूप होल्स को थोड़ा सा ठीक करेगा, यानी जहां जहां कुछ गड़बड़ है लीकेज को भरेगा। अब उसमें भी लीकेज है तो उसका काम उनको उठाना चाहिए। और मुझे लगता है इसी वजह से ममता जी ये जानती हैं, ममता जी अपने पार्टी के कैडर्स पर उनको भरोसा है, इसलिए वो आश्वस्त है। उनको लग रहा है पॉलिटिकल मुद्दे की तरह बोलो, बाकी कुछ कराना, पॉलिटिकल ट्वीट इसलिए वो लगातार किए जा रहे हैं। जी, ये मत बोला कीजिए गठजोड़ कोई कहां है भाई, कहीं नहीं। एक आदमी वियतनाम से चलाएगा, एक आदमी ऐसे नहीं चलता है ना, कोई ऐसा है नहीं। ये बार बार आप लोग बोल के उनको फिर उम्मीद से कर देते हैं कि अच्छा हम तो एक साथ हैं, तो फिर फोन ऑन करने लगते हैं। ये कहीं एक साथ नहीं है, ये टूटे फूटे गिरे, एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले, लंगड़ी मारने वाले, पीठ में छुरा घोंपने वाले, एक दूसरे के खिलाफ विश्व वमन करने वाले, ये लोग हैं, ये साथ वाले लोग नहीं। एक वियतनाम में और एक स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, एक स्विट्जरलैंड में कौन गया? बिहार के। अच्छा, हाँ ठीक। मुंबई का किंग कौन बनेगा? बीएमसी चुनाव में इस बार बहुत हाई प्रोफाइल बातें हो रही हैं, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल बातें हो रही हैं। जिनके समीकरण नहीं थे उनके समीकरण बन गए हैं, जो दूर थे वो एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। ठाकरे ब्रदर्स के आ जाने से, एक साथ आ जाने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। नगर निगम का ये दंगल इस बार साख की लड़ाई है। उद्धव और राज ठाकरे पहली बार एक साथ मैदान में हैं। आज से साझा रैली की शुरुआत भी हुई। उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव अस्तित्व का सवाल है, किसी भी कीमत पर ये आखिरी मौका वो जाने नहीं देना चाहते। बीएमसी पर कब्जे के साथ अपनी खोई हुई सियासत को फिर से धार देना चाहते हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है। एक एक सीट को खुद मुख्यमंत्री फडणवीस मॉनिटर कर रहे हैं। किसी भी हालत में वो उद्धव ठाकरे को फ्रंट फुट पर आने का मौका नहीं देना चाहते। और माया नगरी इस वक्त पोस्टरों से पटी हुई है। जब आप माया नगरी से निकल के बाकी और नगर निगमों की हालत देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मुंबई में तस्वीर अलग है और बाकी नगर निगमों में गठबंधन की तस्वीर अलग है।
लेकिन फिलहाल ये कुछ पोस्टर्स हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं। सभी पोस्टर के सेंटर में बाला साहेब ठाकरे हैं। अब वो शिंदे का पोस्टर हो तो भी बाला साहेब ठाकरे होंगे, वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का पोस्टर होगा तो भी बाला साहेब ठाकरे उसके सेंटर में होंगे। मराठी हिंदू के नाम पर पूरा चुनावी पिच जो है सेट किया गया है और इस पिच पर ओवैसी भी बल्ला लेकर उतरे हैं, लेकिन उनके टारगेट पर मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्लिम दबदबे वाली सीट पर चैलेंज पड़ा है। महाराष्ट्र में ओवैसी के मेन सिपाही कौन? वारिस पठान। उन्होंने कहा कि हिजाब वाली मुंबई की मेयर क्यों नहीं बन सकती, आपको उनका बयान सुनना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति से लेकर तमाम नाम गिनाए और उसके बाद फिर कहा कि मुंबई में भी एक बुर्के वाली मेयर होनी चाहिए। भारत का प्रेसिडेंट मुसलमान बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुसलमान बन सकता है, गवर्नर मुसलमान बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान बन सकता है, एमएलए बन सकता है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अंकुल साहब बन सकता है और पहले भी महाराष्ट्र में मेयर मुसलमान बन चुके हैं। तो क्यों एक भारतीय मुंबई का मुसलमान मेयर नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकती हिजाब पहनने वाली हमारी बहन? मुंबईचा महापौर कोण होणार असा मुद्दा देखील आला। मी परवा स्पष्ट सांगितलं, मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। पण परवा वारिस पठान बोलून गेले, मुंबई में बुरखे वाली मेयर बनेगी। आम्हाला वाटलं आता मराठी माणसाबद्दल बोलणारे तुटून पडतील, पण मला समजलंच नाही। अचानक भोंग्याचे सेल डाऊन झाले। सकाळचा भोंगा बोलेनाच, विचारलं तर तोंडातनं शब्दच निघेना। एक जण यांच्यातला बोलायला तयार नाही, हे त्याचं उत्तर देण्याकरता देखील तयार नाही। आता आम्हालाच त्यांना चार्ज करावं लागेल, तर कदाचित या भोंग्यातनं आवाज निघतील आणि म्हणून त्यांच्या छातीवर उभं राहून सांगतो, या ठिकाणी महापौर हिंदूच बनेल, या ठिकाणी महापौर मराठीच बनेल। हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा। असदुद्दीन ओवैसी के सिपह सालार वारिस पठान कह रहे हैं कि नहीं, बुरके वाली कलमा पढ़ने वाली बनेगी, मुसलमान बनेगा। ये क्या हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया, पठान वर्सेस मराठी कर दिया समीर जी पूरा इलेक्शन? बिल्कुल निश्चित रूप से। और अब अगर आप देखें, वारिस पठान तो कह रहे हैं कि भाई बुरके वाली को बीएमसी का मेयर बनना चाहिए। उधर सपा के अबू हसीम आजमी कहते हैं कि किसी मुसलमान को बनना चाहिए। और अगर कांग्रेस के हर्षवर्धन सपकाल जो अध्यक्ष है उनका देखें तो वो कह रहे हैं हम इंतजार करेंगे, सीटें आएगी उसके साथ से हम तय करेंगे। और एनसीपी के क्या बनना चाहिए। और एनसीपी के जो अजित पवार गुट के नवाब मलिक है वो कहते हैं भाई मुसलमान बनना चाहिए। और मेरे ही घर से 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो हो सकता है मेरे घर से कोई मुंबई का अगला मेयर बने, मैं खुश हो जाऊंगा। तो सब मुस्लिम अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब ये तय नहीं है कि बीएमसी का मेयर कोई महिला बनेगी, कोई एससी बनेगा या कोई एसटी बनेगा, क्योंकि लॉटरी सिस्टम निकलता है और सीट रिजर्व होती है हर बार, मतलब सामान्य के लिए। वो इस बार अभी हुआ नहीं, चुनाव के पहले जो हो जाता है। तो अभी चुनाव के बाद तय होगा कि बीएमसी का मेयर इस बार का महिला के लिए आरक्षित हो रहा है या किसी एससी के लिए हो रहा है या एसटी के लिए हो रहा है। और जो भी होगा वो हिंदू बनेगा। ये बात सही है जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीएमसी में महायुति का मेयर बनेगा, वो हिंदू होगा और मराठी होगा। तो मुझे लग रहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है वह बात अब 16 अगस्त को जब चुनाव परिणाम आएंगे तब सिद्ध हो जाएगी कि वहां पर महायुति का मेयर बनने जा रहा है। क्योंकि इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वो काम रहा है, देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से वहां जमीनी स्तर पर खुद पूरे मैनेजमेंट का संचालन कर रहे हैं, चुनाव प्रचार के अभियान ले रहे हैं, वो देवेंद्र फडणवीस खुद ही सबसे बड़े मराठी। अच्छा, एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं, फिर बीएमसी पर चर्चा को और बढ़ाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आज ही की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। थोड़ी देर पहले ही, आधे घंटा हो गया ये मुलाकात खत्म हुई। हम कहानी कुर्सी की जब शुरुआत कर रहे थे तभी ये मुलाकात खत्म हुई। और अब देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति बड़ी है, लेकिन बीजेपी के हर नीति में उनका हिंदू और हिंदुत्व का फॉर्मूला ऊपर है, सनातन का फॉर्मूला ऊपर है। और इसलिए तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुलाकात के दौरान मंदिर की प्रतिकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में धूप अच्छी खिली है,
हर्षवर्धन जी। नहीं, दिल्ली में धूप अच्छी खिली है और लगे हाथ ये भी बताइए कि प्रधानमंत्री कार्यालय से इस चित्र को पोस्ट किया गया है, क्योंकि आमतौर पर यह भी चर्चा होने लगती है कि अच्छा मोदी जी ने किया कि नहीं, प्रधानमंत्री ऑफिस ने किया नहीं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के घर पर ये मुलाकात थी और प्रधानमंत्री ऑफिस से इसको दो चित्र हैं, ये और वो जो पहले था, वो दो का दोनों पोस्ट किया गया है। तो जो एक ये चलता था ना कि अच्छा पोस्ट नहीं किया तो कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ मोदी जी चाहिए नहीं चाहते हैं क्या, तो वो भी एक तरह से तो ये भी बताते रहना जरूरी है। और हर चुनाव से पहले एक ही माहौल बनाया जाता है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ सही नहीं है, कुछ नाराज है, लेकिन कभी ये खाली कहानियां रही। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आज जब बैठे होंगे तो जो मुश्किलें योगी आदित्यनाथ को आ रही होंगी उसको उन्होंने बताया, एड्रेस किया होगा, क्योंकि उनको पता है। और लोकसभा के चुनाव में मात्र 33 सीट बीजेपी जीत पाई, ये भी योगी आदित्यनाथ को भी याद है और मोदी जी को तो और अच्छे से याद है, क्योंकि उसकी वजह से उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। अगर वो 33 की जगह पहले की तरह 63 या 73 सीटें होती 1914 की तरह, तो मोदी जी तो अभी अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार पर होते। तो दोनों को ये बातें बहुत अच्छे से याद है, वजह क्या हुई थी वो भी दोनों को बहुत अच्छे से याद है। तो वो सरकार चलाने की मुश्किल, संगठन के समन्वय की मुश्किल बता रहे होंगे, तो नरेंद्र मोदी ने आज वो सब भी बताया होगा जिसकी चर्चा बहुत होती है कि कार्यकर्ता की कितनी सुनी जा रही है, मंत्री विधायक किस तरह किस स्थिति में है, उनका फीडबैक सिस्टम क्या है। तो मुझे लगता है कि उन दोनों पर ठीक से चर्चा हुई होगी और उसके बाद ही मोटा मोटा एक जो खाका बनना है वो बन गया होगा। और हम जब अभी कैबिनेट एक्सपेंशन देखेंगे, या कहें कैबिनेट एक्सपेंशन क्या कहें, जोड़ घटाव देखेंगे, क्योंकि सिर्फ विस्तार तो होता नहीं, जोड़ घटाव जो देखेंगे तो उसमें इसका साफ साफ परिलक्षित होगा। मुझे तो यह भी लगता है कि कई नए चेहरों को, क्योंकि मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जब 45 का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बना दिया और 65 का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो उनके संगठन में भी महामंत्री, उपाध्यक्ष, ऐसे पदों पर 45 से 55 वाले होंगे और मंत्रिमंडल में भी नए लोगों को जो बरसों से काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के तौर पर हैं, संगठन के तौर पर हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई या कुछ पद नहीं मिला, उनको भी मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जा सकता है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यूपी में हैट्रिक की तैयारी है। मोदी और योगी उत्तर प्रदेश के लिए हैं उपयोगी, ये नारे आपने पिछले चुनाव में सुने थे। अब 27 वाला एजेंडा सेट होना है। हम बीएमसी की बात कर रहे थे, लेकिन बात चूंकि हम जब हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, एक वाली तस्वीर चलाई ना, बड़ी रोचक तस्वीर है, जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत जी दिख रहे थे। तो एक तो मुझे लगता है कि वो स्वस्थ हो गए हैं। अच्छा, थोड़ा लग रहा है कि उसकी बात, क्योंकि वो बात करनी चाहिए। बीएमसी इलेक्शन की हम जब बात करते हैं तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे कितनी सीटें पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन जिसकी चर्चा कम होती है, मायावती के सामने ऐसे बैठे लोगों की चर्चा होती है, दूसरे लोगों की चर्चा होती है। देखिए ये 2 सोफे दिख रहे हैं और उसके बगल कोई कुर्सी आपको दिख रही है क्या? मास्क वाली? नहीं, कुर्सी कोई दिख रही है क्या? मास्क वाले सज्जन तो दिख रहे हैं, ये फुल फ्रेम कर देने लगे क्या? दरअसल हम कई बार ये बात करते हैं, लोकतंत्र में कैसे ये परिवारवादी लोग कैसे अपनी पार्टी के नेताओं का सम्मान करते हैं, जरा ये भी देखना चाहिए। एक तरफ नितिन नवीन 45 साल के अध्यक्ष, अभी वो तैयार होंगे, अभी उनको बहुत कुछ होगा, और अमित शाह गेट पर खड़े मिलते हैं। ये संजय राउत, उनकी कुर्सी मुझे नहीं दिख रही, सोफा उनका कहां है, दिख रहा है क्या इसमें? ये भी जरा इस पर चर्चा करनी चाहिए और मुंबई के लोग ये भी सोचें कि किन पार्टियों को जिताना चाहते हैं। सर, एक रागी जी, इस पर आपको एक कमेंट कर दें, क्योंकि आप बीएमसी पर बात करना चाह रहे थे, फिर एक और खबर आगे। बीएमसी के लिए मैं बस इतना कर रहा हूँ कि फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बुर्का वाली वहाँ का मेयर बनने जा रहा है, और बुर्का वाली तो दुनिया में कहीं नहीं मेयर बनना चाहिए। और इस पर मुझे लगता है हम सब सहमत हैं। हाँ? बुर्का वाली क्यों बनना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। नारी को रिग्रेसिव ये में जो एक जावेद अख्तर को मैं बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन एक सवाल बहुत का, आप चेहरे को ढकने के लिए इतना क्यों आप ये है कि आखिर चेहरे में क्या रखा है? नफरत है क्या? नफरत है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है ये एक रिग्रेसिव मानसिकता का द्योतक है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। तो बुर्के वाली तो कहीं नहीं होना। हाँ, एक महिला हो, मुस्लिम महिला हो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी फिलहाल वो दिखता हुआ नहीं लगे। लेकिन जिस प्रकार से मुसलमानों की जनसंख्या मुंबई के अंदर बढ़ी है, और सिर्फ मुंबई नहीं, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से उनका पॉपुलेशन बढ़ा है, कलकत्ता के अंदर जिस प्रकार से उनका पॉपुलेशन बढ़ा है, तो भारत के जो 4 बड़े महानगर कहे जाते हैं, हम ईस्ट कोस्ट रोड भी जो हम तमिलनाडु के मद्रास के अंदर अभी तो उतना नहीं वो एक्सप्लोड किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पैटर्न के तहत जिस प्रकार से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है, तो आने वाले दिनों में हम
इसे खारिज नहीं कर सकते हैं कि मुंबई का मामदानी कोई नहीं पैदा लेगा वहां पे, या दिल्ली में कोई मामदानी पैदा नहीं लेगा। मुंबई की ही रिपोर्ट है, टिप्स की रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया कि कैसे तेजी से मुंबई में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है और इसमें जो बाहर से आए हुए और फिर यहाँ पर बस जाने वाले। टिप्स की रिपोर्ट नहीं है, IIT की भी एक रिपोर्ट आई है लेटेस्ट। हम एक तस्वीर की बात कर रहे थे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंदिर की प्रतिकृति भेंट करते हुए दिखाई दे रहे थे, और इसी तस्वीर की मैं बात कर रही थी। और बीजेपी की नीति की बात हो रही थी कि बीजेपी की नीति हिंदुत्व, भारत की संस्कृति और भारत की विरासत से कैसे जुड़ी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर, क्योंकि आज 11 जनवरी को वो सोमनाथ मंदिर जाएंगे, और उससे पहले उन्होंने आज एक लंबा चौड़ा लेख लिखा। सोमनाथ मंदिर के ऊपर हुए दमनकारी आक्रमण हमले के 1000 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से हमारे गौरवशाली इतिहास का तो मुजाहिरा किया ही अपने इस पोस्ट में, लेकिन साथ ही साथ ये दमन, ये आक्रमण और फिर भारत में जो तुष्टीकरण की राजनीति हुई, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साल 1951 का जिक्र करते हुए कि क्यों जवाहरलाल नेहरू ने इस मंदिर से दूरी बनाई और कैसे सरदार पटेल ने इस मंदिर को तैयार करवाया। राजेंद्र प्रसाद उस मंदिर में जब पूजा अर्चना हुई तो वहां पर मौजूद थे। इन तमाम बातों का उल्लेख किया। तो जहां एक तरफ विपक्ष है जो एम फैक्टर के साथ साथ चलता है, और ये सुभाषित में इसलिए आप लोगों के सामने रख रही हूं क्योंकि आज इस सुभाषित के साथ भी प्रधानमंत्री जब पोस्ट करते हैं, एक्सपोस्ट करते हैं, तो वो उसी गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं। तो यहीं से हम चर्चा को बढ़ाते हैं हर्षवर्धन जी कि सोमनाथ मंदिर तो वो पहले भी कई दफा गए हैं, लेकिन आज का दिन, आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। गजनी पर टक्कर, गजनी से लेकर नेहरू तक की पूरी बात। देखिए, सोमनाथ मुझे लगता है कि राम मंदिर से भी कई मामलों में अगर देखें तो भारतीय राजनीति, समाज, हिंदू आस्था, हिंदू स्वाभिमान, उसको कई बार चिन्हित करता है। राम मंदिर चूंकि वहाँ एकदम से मस्जिद बना दी गई, तोड़ दिया गया, और उसको न बनने के लिए जो सो कॉल्ड या कहें कि सीधे सीधे जो मेरे शब्दों में फ्रॉड सेकुलर थे, उन्होंने बाधा बनाई, तो वो ज्यादा बड़ा मुद्दा हो गया। लेकिन राम जन्मभूमि को लेकर किसी तरह का कोई वैसा विवाद किसी के मन में नहीं था। राम जन्मभूमि को लेकर एक सबके मन में धारणा बड़ी पक्की वाली थी। सोमनाथ मंदिर लोग भूल जाते हैं। सोमनाथ मंदिर को भी उसी तरह से जो विदेशी आक्रांता था, और वो हमारे वैभव का प्रतीक था। वो हमारे जो देश को, जिसको कई बार हम कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया कैसे था, कैसे वो कोई हम तेल बेच के और पेट्रो डॉलर की कमाई से और ये ऊट पटांग काम करके नहीं हम सोने की चिड़िया बने थे। हम दुनिया में अपने समाज के जो काम थे, कारोबार थे, हमारी जो अपनी व्यवस्था थी, उसकी वजह से वो स्थिति समृद्धि की थी। सोमनाथ पर जवाहरलाल नेहरू जी का जो उनका मंतव्य था, जो वो चाहते थे, वो देश की हिंदू आस्था को अपमानित करने वाला था, और एक तरह से कहें कि हीन भावना में भी डालने की कोशिश थी। नेहरू जी का जो सेकुलरिज्म था, वो हर बार हिंदुओं को चुप हो जाओ, हिंदू थोड़ा सा न दिखो, हिंदू भाव में न दिखो, टीका तिलक जो एक तरह से कहें कम्युनल की पहचान बना दिया गया, वो उसी से जुड़ता है। और जब 1000 वर्ष उसके हो रहे हैं, और आज हम इस जगह पर खड़े हैं कि आज देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जो नौजवान है, जो यूथ है, वो भक्ति के गानों पर, रामकृष्ण शिव की धुन पर वो गा रहा है, नाच रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अपनी आइडेंटिटी को, जिसको कहते हैं ना कि वो एकदम टीका भी लगाएगा, हर तरह से वो अच्छे से रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सोमनाथ का ये जो संदर्भ आता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा फिर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुना देते हैं। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो कहते हैं महमूद वॉज फार मोर ए वॉरियर देन ए मैन ऑफ फेथ। यानी वो कोई धार्मिक उन्मादी नहीं था, वो तो पैसा कमाने के लिए आया था, और उसके लिए भारत में आकर सिर्फ पैसा प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। और आगे वो लिखते हैं कि वो कला का कितना बड़ा प्रेमी था कि जब वो मथुरा में एंटर करता है
तो वो इतना प्रभावित हो जाता है वहां की स्थापत्य कला को देख के, हो जाता, कहता लगता ही नहीं इतनी सुंदर मूर्तियां और सुंदर मंदिर और सुंदर भवन मनुष्यों के बनाए हुए हैं, ये तो जिन्न के बनाए हुए हैं। और कहते देखिए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था। जैसे ही वो मथुरा में देखता पहले तो बड़ा प्रभावित होता, फिर कहता सारे मंदिरों और बिल्डिंगों को नष्ट कर दो। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो सेंटेंस गायब। और इंटरप्रिटेशन ये कि वो तो बहुत बड़ा कला प्रेमी था। इसलिए आज भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को याद रखने की आवश्यकता है। ये जो सुधांशु त्रिवेदी आगे भी अपनी बात कह रहे थे, मैं उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी। विजय जी, उन्होंने एक बात ये कही कि ये जो मैकॉले के मानस पुत्र हैं, उनके कारण बहुत से गौरवशाली पन्नों को बस यूं ही धूल धुसरित कर दिया गया, जिससे कि उन पर चर्चा ना हो पाए। उनका कहने का मतलब यही था कि हम इतने ज्यादा अंग्रेजी सभ्यता, अच्छा तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मुसलमानों को सूद करने के लिए हमने बहुत सारे विषयों को तो छूना ही भी जरूरी नहीं समझा। ये उनका आरोप था। बिल्कुल ठीक है। मैकॉले की मानसिकता को लेकर यदि मैकॉले का भाषण सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैकॉले की मानसिकता क्या है। और मैकॉले की मानसिकता को आप अंग्रेजी से मत जोड़िए, क्योंकि आप मैकॉले के नाम पर अंग्रेजी विरोध पर आ जाएंगे तो एक नई दिशा में बहस जाएगी कि अंग्रेजी हमारी जरूरी है कि नहीं। अंग्रेजी मानसिकता की बात है। और अंग्रेजी मानसिकता क्या है कि जो किसी भी देश की संस्कृति, वो हिंदू की बात नहीं, मतलब वो रेफरेंस में वो हिंदू के है, लेकिन वो जानते हैं कि किसी भी देश की संस्कृति पर यदि हमला बोल दिया जाए, जो गजनी कर रहे हैं वही मैकॉले कर रहे हैं। दोनों का तरीका अलग अलग है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। बल्कि गजनी का काम तो हो गया, एक बार जो हो गया। मैकॉले तो 100 साल तक 200 साल तक चल रहे हैं उस बात को लेकर। तो वो जो संस्कृति है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये बिल्कुल ठीक बात हो रही है कि उस संस्कृति का असर हम पर इतना रहा कि वो जो चीजें थी उस पर धूल बढ़ती गई, पसरती गई, और हम उन चीजों को भूलते गए। और अब कुछ हो नहीं रहा, अब केवल वो धूल हटाने का काम हो रहा है जी। ये कुल मिलाकर जो काम हो रहा है वो धूल हटाने का काम है। और मैं तो ये समझता हूँ, सोमनाथ मंदिर पर मैंने बहुत कुछ देखा है कि क्या क्या हुआ, क्या मुंशी ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, सरदार पटेल ने क्या किया, कैसे वो मंदिर का निर्माण हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और नेहरू का उस बीच में क्या विवाद हुआ, वो बहुत सारी चीज़ें। बल्कि कई बार इस पर भी चर्चा होती है कि जब सोमनाथ, यहाँ मैं पटेल की भूमिका को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ कि अगर पटेल होते, शायद अगर वाली बात है वो तो फिर भी क्या होता, लेकिन जो काम सोमनाथ में हुआ 1947 में, वही काम जितने विवादित स्थल है हमारे, जो राम मंदिर है या मथुरा का हो गया, काशी का हो गया, उन पर कोई फैसला हो जाता तो मेरे ख्याल से ये न तो इतना विशियसनेस बढ़ती समाज में जी। अब वो बढ़ती जा रही है। उस समय तो ये हो जाता तो सब लोग मानते कि ठीक है, एक नए समाज का, नए देश का निर्माण हो रहा है और उसके साथ वो हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। उसकी वजह से भी ये लगातार हो रहा। और सोमनाथ जो है भारत की संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। और वो ये भी याद दिलाता है कि किस तरह से आक्रमणकारियों ने उस संस्कृति को किया। लेकिन मैं मैकॉले को गजनी से भी ज्यादा बड़ा आक्रमणकारी के तौर पर देखता हूं, जिसने हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान किया। सर, गजनी पर भी आज सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। नहीं, बिल्कुल। आज यदि आपके पास क्लिप होता तो मैं कहता कि आप अटल जी का, स्वर्गीय अटल जी, श्रद्धेय अटल जी का वो एक क्लिप जरूर सुनवा देते। शाम में होगा, यदि प्रोग्राम करेंगे तो एक बार सुनवाइएगा जरूर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है वो सुनना सभी के लिए, आपके दर्शकों के लिए। जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं अफगानिस्तान गया था तो मैं कहा मुझे गजनी, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से कहा मुझे गजनी जाना है। बोला गजनी किस लिए? बोला वो तो एक छोटा सा गांव जैसा है। तो बोला अरे हमारे देश में तो उसको गजनी के नाम पे मरने मिटने के लिए तैयार है, मरने मिटने के लिए तैयार हैं, और आप कह रहे हैं कि छोटा सा। उन्होंने इसका जिक्र इसलिए किया कि अटल जी बताना चाहते थे कि वो एक आक्रांता था, एक पैसे के लिए आया था, और वो लूट कर करके वहाँ से मंदिरों को तोड़ा, ध्वस्त किया, जो लोगों का उसको मारा। वो एक बर्बर था, उसको अपने ही देश में उसको कोई स्वीकार नहीं करता है नेता के तौर पे। अपने ही देश में वो नायक नहीं है, कोई उसे नायक के तौर पर नहीं जाता है।
लेकिन पाकिस्तान जब अपने मिसाइल का नाम लिखता है तो क्या नाम रखता है? गजनी। गजनी। किस लिए रखता है? ताकि हिंदुओं को वो चोट पहुंचाए, हिंदुओं की घाव को रगड़े, क्योंकि उसने आकर के, और ये उसी ने क्यों किया? सर सैयद ने किया। सर सैयद ने कहा कि हम वो कौम हैं जिनकी तलवारों से रूह कांपते थे, और उस पर हमने 600 साल तक यहां पर उस तलवार के बल पर शासन किया है। ये सर सैयद के भाषण है, मेरे नहीं, मैं कह रहा हूं। 1886, 1887, एक बार मेरठ, दूसरी बार लखनऊ, जिसमें टू नेशन थियरी भी है। ये सवाल आकर के बार बार बनता है, और विजय जी ने आज बहुत पहली बार दिल की बात, विजय जी ने बहुत दिनों के बाद, हर्षवर्धन जी, दिल को सुकून देने वाली बात कही है। मैं ये एक ही सवाल लेकर के उठता हूं और ये बात कहता हूं, ये देश बटा हिंदुओं को क्या मिला? आपने मुस्लिम समस्या ज्यों की त्यों छोड़ दी। हमारे मंदिर जिसको आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया, आप दक्षिण भारत में जाकर के देखिए, एक से एक बड़े भव्य मंदिर हैं, क्योंकि वहां मुगल सल्तनत नहीं पहुंचा, वहां पर जो है वो दिल्ली सल्तनत नहीं पहुंचा, सारे भव्य मंदिर हैं। क्या उत्तर भारत में भव्य मंदिर नहीं थे? भारत के अंदर शिल्पकला वो नहीं थी, लेकिन जिस रास्ते से इस्लाम के उन आक्रांताओं का कारवा गुजरा, हमारे सारे मंदिर ध्वस्त कर दिए, हमारे सारे मंदिर आप नष्ट कर चाह रहे दिए। थे जरा दिखाइए, तो दिखाइए। अटल जी की बात कही, ढूंढ के निकाल लिया गया। जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे, उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा। हाँ, ये जो है इंटरनेट की हमारी जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है, लेकिन बात जितनी थी वो सारी जो है वो सम्मिलित की। हाँ, इंटरनेट इशू है, वरना ये क्लिप जो है आज सुनते हमारे कहानी कुर्सी के दर्शक, तो उन्हें समझ में आता कि गजनी आपके किसी भी मुसलमान के, भारतीय मुसलमान के। सर एक छोटी सी बात कहेंगे तो अलग होगा, जब अटल जी की तो और ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस छोटी सी बात यही है कि वो तो भारत के मुसलमानों को सोचना है कि वो गजनी को आइडियलाइज करते हैं, वो आक्रमणकारी बाबर को आइडियलाइज करते हैं, ये तो उन्हें सोचना होगा। आज जब हम इसके संदर्भ में बात करते हैं तो एक छोटा सा सोचनीय विषय ये भी है। बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, लेकिन सबसे पहले बात पड़ोसी पाकिस्तान की मक्कारी की, और उसकी मक्कारी से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। इस गद्दार मुल्क ने सभी को ठगा है। पाकिस्तान अपनी मक्कारी छिपाने के लिए तरह तरह के स्वांग रचता है, मगर उसका असली चेहरा बेनकाब हो ही जाता है। ब्रिटेन के एक सांसद हैं बॉब ब्लैकमैन, उन्होंने पाकिस्तान पर करारा प्रहार बोला। ब्लैकमैन ने कहा है कि पाकिस्तान को पीओके पर से अवैध कब्जा छोड़ना चाहिए, पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। बॉब ब्लैकमैन ने कहा 370 हटाने की बात वो 1992 में करते चले आ रहे हैं, जब कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर मारा गया था, तब भी उन्होंने आवाज उठाई थी। कश्मीर भारत के साथ रहेगा तभी तरक्की कर सकेगा। आप सुने बयान। I didn't just call for delegation of Article 370 back when Prime Minister Modi put it in the manifesto and implemented it. I called for this back in 1992 when the Kashmir Pandits, of course, have been forced out of Kashmir, Jammu and Kashmir. Not only have I condemned the terrorism that takes place, but also condemned the illegal occupation by Pakistan of part of the princely state of Jammu and Kashmir. I've said from the word go, the whole of the princely state of Jammu and Kashmir should be reunited under the Crown of India, which of course is what should happen. जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत के साथ रहेगा, तरक्की करेगा, लेकिन मैं तो आगे की बात कह रही हूं सर। पीओके हिंदुस्तान में हर्षवर्धन जी फिर मिलेगा? नहीं, मतलब मुझे तो इसमें कोई ना जैसी चीज दिखती नहीं है। मिलना ही है, समय कितना लगेगा इसकी बात हम कर सकते हैं। और वो समय एक, क्या पाकिस्तान खुद को सुसाइडल मोड में वहां तक ले गया है जहां किसी दिन वो फट जाएगा तो उसके चिथड़े उड़ेंगे। और जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, वहां के लोगों को ये बात समझ में आने लगी है। वहां सेना और आतंकवादियों के जोर पर उनको दबाया गया है,
उनके मानवाधिकारों का हनन होता है, उनको जो बेसिक चीजें हैं, प्राइमरी सुविधाएं हैं, वो तक नहीं मिलती हैं। तो मुझे लगता है इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि ये मिलेगा। कितना समय लगेगा इस पर बात की जा सकती है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान असीम मुनीर के साथ जिस तरह से चल रहा है उसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा। अब ऐसा मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है जब असीम मुनीर थोड़ा और पीक पर जाएगा और पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे। जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, भारत का अभिन्न अंग है, वो फिर से भारत का हिस्सा बनेगा। अच्छा, पाकिस्तान की मक्कारी ऐसा नहीं, भारत तो हमेशा से ही जानता है, लेकिन पूरी दुनिया भी इस मक्कारी को समझती है। ये जो समीर जी, पाकिस्तान है, पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर चुका है कि भारत जम्मू कश्मीर में जितनी अस्थिरता वो पैदा कर सके, लेकिन दुनिया भी उसे आईना दिखा रही है। वो बता रही है कि प्रगति कहां पर है और अवनति कहां पर है। देखिए, ब्लैकमैन ने जो कहा है वो सिर्फ ब्लैकमैन की बात नहीं है, उन्होंने तो बहुत खुलकर कहा है कि भाई अगर भारत के साथ पीओके रहेगा तो उन्नति करेगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान की जनता भी अब इस बात को मानती है और पीओके की जो जनता है वो भी इस बात को मानती है कि भारत आज कहां पहुंच गया, और अगर हम भारत के साथ रहते तो हमारी भी उन्नति होती है। और आप देखिए, आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से वहां पर केंद्र सरकार ने काम किया, किस तरीके से वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आए, वहां पर कैसे के इंडस्ट्रीज आ रही है, वहां कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, युवा कैसे स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, कल्चर एक्टिविटी में, तमाम तरह की चीजों में वहां के युवा पार्टिसिपेट अब बढ़कर करने लगे। तो मुझे लग रहा है कि अब दुनिया भी इस बात को देख रही है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद मुख्य धारा में प्रधानमंत्री मोदी उसको लेकर आए, वहां पर पीओके के लोग को भी लग रहा है कि अगर हम भी भारत का हिस्सा होते और काश यहां प्रधानमंत्री मोदी का शासन होता तो हमारे साथ भी वो होता। लेकिन पाकिस्तान है जो मानने को तैयार नहीं, और उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। आज पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है, सिंध में हो रहा है, पीओके में जो विद्रोह हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि जिस घोर गरीबी में, जिस असमानता में वो लोग जी रहे हैं, बेसिक सुविधाएं उनको नहीं है। पूरा पाकिस्तान सेना के जिस तरीके से कंट्रोल में, जिस तरीके से वहां भ्रष्टाचार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उस सेना एक लूट का तंत्र वहां जिस तरीके से बन चुकी है, अपने ही लोगों पर वो जिस तरीके से हवाई हमले करवाती है, मारती है। तो अब ये दुनिया भी जानती है कि भाई अगर भारत के साथ पाकिस्तान का ये हिस्सा जो उसने जबरन हत्या के रखा है, भारत का हिस्सा, वो जो भारत के पास आएगा तो वहां भी उन्नति होगी। मुझे लगता है ये पाकिस्तान की आवाम समझने लगी है, पाकिस्तान के शासक इसके बावजूद ये पाकिस्तान को नहीं समझ में आया। दुनिया समझ रही है लेकिन पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर पाकिस्तान पर इतना है, भारत उसके ऊपर कहीं फिर से हमला ना कर दे, इसके लिए वो नई नई गीदड़ भभकी दे रहा है। 2026 शुरू हो चुका है लेकिन पाकिस्तान अभी तक 2025 के दर्द को ही सहला रहा है, उसी पर मरहम लगा रहा है। पिछले 4 दिन में पाकिस्तान भारत को 3 बार धमकियां दे चुका है। पहले असीम मुनीर, फिर शहबाज शरीफ और अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी। इन्होंने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को धमकी दी। अंद्राबी ने कहा कि हम अपने हिस्से का पानी हर हाल में लेकर रहेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी के नियमों से भारत मुंह नहीं मोड़ सकता। ये पाकिस्तान के लोगों का हक है जिस पर भारत ने गलत तरीके से कब्जा किया है। नए साल की शुरुआत में आसिम मुनीर ने कहा था कि बलूचिस्तान में भारत साजिश कर हिंसा भड़का रहा है और फिर इस तरीके की कश्मीर की रट कश्मीर करते रहते हैं। अब सिंधु का पानी पानी करते रहते हैं। इतना बेइज्जत होकर पानी पानी हो चुका है पाकिस्तान। रागी जी, इनको चाहिए सिंधु का पानी। देखिए, मुझे लगता है कि भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है और जब निर्णय लिया है तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया है। इतिहास में की गई हुई गलतियों को सुधारने का अब वक्त आ गया है और सिंधु नदी समझौता है, जल समझौता जो है पाकिस्तान के साथ, वह भी मैं मानता हूं कि एक नेहरू की बहुत बड़ी गलतियों में से एक बहुत बड़ी गलती थी। और जब ये ब्लैकमैन की जब स्टेटमेंट सुन रहा था जी, तो मुझे एक पत्र याद आ गया 15 अगस्त 1949 का। और ये 1949 का इसलिए आया कि ये समस्या दी हुई किसकी है? ये समस्या दी हुई तो ब्रिटिश लोगों की है। ये 15 अगस्त 1949 का पत्र जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन का पत्र है जो पंडित नेहरू को लिखा। बस छोटे में ब्रीफ में बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि नेहरू जी, आज हम आयरलैंड जा रहे हैं और आयरलैंड के बाद हम लोग, मैं और एडविना, कनाडा चले जाएंगे। हम जानते हैं कि आप इस समय बहुत अकेले होंगे और जब हम लोग होते थे तो कम से कम आप हमसे सारी बातें शेयर कर लेते थे। ये आपको बताते चलूं कि माओ के साथ क्या क्या बात होती थी, वो भी लेडी एडविना माउंटबेटन
और माउंटबेटन के साथ वो शेयर कर देते थे, जो ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वो था। इसके बावजूद पत्र में आगे लिखते हैं कि भारत की सेनाओं को पाकिस्तान में बढ़ते हुए होने के बावजूद मेरे सलाह पर आपने सिक्योरिटी काउंसिल में इसे ले गए, और आज आपकी बहुत खिंचाई हो रही है। मैंने कि आज आपको बहुत जलालत झेलना पड़ रहा है भारत के अंदर, हमें भी गालियां पड़ रही हैं, आपको भी पड़ रही हैं। ये पत्र 15 अगस्त 1949 को लिखा हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन का पंडित जवाहरलाल नेहरू पे। तो आप सोच सकते हैं, और ये बात द्वारका प्रसाद मिश्र ने भी अपनी मेमोयर्स में लिखा था कि बिना सरदार पटेल से सहमति लिए हुए, बिना कैबिनेट से सहमति लिए हुए भारत की सेनाएं बढ़ रही थी, इसके बावजूद भी पंडित नेहरू एक तरफा किसी के कहने पर इसे सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए। आज पाकिस्तान का वही पीओके हिस्सा जो है वो बना हुआ है। और मज़ेदार बात है, जब पंडित दीनदयाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया अखंड भारत की बात करते थे, कन्फेडरेशन जैसी भी बात करते थे, तब भी पंडित नेहरू को बहुत कष्ट हुआ करता था। तो इससे आकलन लगाना चाहिए कि पंडित नेहरू को भारत को लेकर के क्या दृष्टि थी। आज जहां पर हम हैं खड़े हुए जी, मैं मानता हूं कि आज नहीं तो कल भारत ताकतवर होगा, और भारत के ताकतवर होने के बाद जो है वो देश जो है, जो हिस्सा आज पाकिस्तान का है जिस पर हमारा हक होना चाहिए, वो भी होगा। और बलूचिस्तान और सिंध, जीए सिंध का मूवमेंट भी जो है वो पूर्ण सॉवरेन रूप में पूरे देश क्यों नहीं करना चाहिए? ये मौका तो डोनाल्ड ट्रंप भी दे रहे हैं। ये मौका डोनाल्ड ट्रंप कैसे दे रहे हैं? वो मुनरो डॉक्ट्राइन की जगह है, जिसे वो डुनरो डॉक्ट्राइन कहते हैं, वो उस पर चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक किया। ट्रंप के ऑर्डर पर काराकास से उठाकर अमेरिका लाए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की आज कोर्ट में पेशी भी होगी। दूसरी तरफ यूएनएससी में मादुरो की अवैध गिरफ्तारी के मुद्दे पर इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई। लेकिन इस बीच आज कोर्ट में पेशी से पहले अमेरिका में मादुरो की जबरदस्त बेइज्जती की जा रही है। कोर्ट में पेशी से पहले न्यूयॉर्क में मादुरो की एक परेड निकाली गई। भारी हथियारों से लैस अमेरिकी सैनिक मादुरो को जब वैन से लेकर निकले तो वैन का दरवाजा जानबूझ करके खोला गया ताकि लोग वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बना हुआ देखें, वो अमेरिका की दादागिरी देखें, दुनिया ये देखे कि ताकत के बल पर अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है, पेट्रो डॉलर की लड़ाई में वो जो चाहे कर सकता है। इस बीच ट्रंप ने मादुरो की जगह वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति बनी डेल्सी रॉड्रिगेज को भी कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी ने उनकी बात नहीं मानी तो उनका हश्र तो मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। आप सुने डोनाल्ड ट्रंप को। We're dealing with the people. We're dealing with the people that just got sworn in. And don't ask me who's in charge, because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? It means we're in charge. Have you spoken with her? We're in charge. ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और ट्रंप की हिट लिस्ट आप ये मत समझिए कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो तक ही सीमित है। मादुरो के बाद डेल्सी रॉड्रिगेज को भी आप धमकी यही दे रहे हैं ना कि इससे भी ज्यादा बुरा होगा अगर मेरे बताए गए रास्ते पर आप नहीं चली। और उनका बताया हुआ रास्ता क्या हो सकता है कि वो तेल किसे बेचना चाहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाए। वो वहां का गोल्ड किसे देना चाहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाए। रूस से वेनेजुएला का संबंध क्या होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाए। यहां तक कि ग्रीनलैंड भी डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। तो दादागिरी तो चल रही है, लेकिन इतना ईगो हर्ट कैसे हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का? विजय जी, चर्चा यहां से हम शुरू करते हैं। हिट लिस्ट लंबी बना के फिर जहां जहां के वो बैठे हम उस पर करेंगे चर्चा। देखो, मादुरो की बात क्या है कि, और ट्रंप सब क्यों नाराज हैं? ऑयल की बात हम लगातार करते रहे हैं। दूसरी बात है, वेनेजुएला जो है डी डॉलराइजेशन पर जोर दे रहा था कि ऑयल को डी डॉलराइजेशन के साथ किया जाए, यूरो के साथ किया जाए, चाइना के साथ जिस तरह से वो कर रहा था, तो चाइना की करेंसी है उसके साथ कर रहा था। और यदि इतिहास देखें अमेरिका का, तो जब जब जिस ने डी डॉलराइजेशन की बात की जी, वो यासिर अराफात हों, वो गद्दाफी हों, मादुरो हों, और लोग जिसने भी डी डॉलराइजेशन का मतलब कि ट्रेड आपका डॉलर में नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा डॉलर, इंटरनेशनल डोमिनेंस है, करेंसी है। और वो जरूरी नहीं है कि अमेरिका के साथ हो, दूसरे देशों के साथ भी जब आपको करना है तो वो भी आप डॉलर में करें, मतलब रूबल और रुपये में ट्रेड हो। मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर, वो तो ट्रंप चाहते नहीं हो।
वो तो ट्रम्प चाहते नहीं हो, फर्क लेकिन ये है मैं ना सिर्फ कि एक आप उदाहरण अमेरिका के साथ कर रहे हैं उसका मसला नहीं है। आप रागी जी और मीनाक्षी जी कर रही हैं दो देशों के तौर पर, तो भी डॉलर में वो सारा का सारा हो, उसको लेकर सारा झगड़ा है ये। तो असली बात वो है। तो जब भी जिसने भी डीडॉलराइजेशन की बात की, जिसने भी कहा कि ये नहीं किया जाए, जो हम जिनको समझते हैं, जो मिडिल ईस्ट के जिनके लिए हम ऑयल के ठेकेदार जिनको मानते हैं, वो वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन लोगों ने अमेरिकी प्रेसिडेंट के दबाव में आके 70s में करीब 74 की बात होगी, ये नीति तय की कि वो जहां भी करेंगे व्यवसाय तेल का वो डॉलर में करेंगे। और उसमें अमेरिका ने उनको एक प्रोटेक्शन दिया कि भाई अमेरिका उनके संरक्षण के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है, तो अब वहां पर जो सारा जिसको तेल हम लोग खरीद रहे हैं, और हम समझते हैं कि ये तो हमें पता ही नहीं ना कि 25% से ज़्यादा, करीब 22-23% तेल वेनेजुएला के पास पड़ा हुआ है, लेकिन हम समझते हैं कि जो लोग अरब में बैठे हुए हैं वही तेल सबसे ज़्यादा बेच रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो डॉलराइजेशन के थ्रू कर रहे हैं, वो सारा का सारा व्यवसाय डॉलर के थ्रू कर रहे हैं, और इसलिए अमेरिका का उनको संरक्षण प्राप्त है, और ये पूरी की पूरी लड़ाई वहां चल रही है। थोड़ा सा एक और भी है कि सऊदी अरब में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, वेनेजुएला को ये प्रोडक्शन करने ही नहीं दे रहे हैं जब से, तो अलग चीज है, लेकिन जो 2013 से जब से इनके सरकार आई है और नेशनलाइज वो है कि आप व्यवसाय जो है, धंधा जो है, ट्रेड जो है, वो डॉलर में नहीं कर रहे, और इसी के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं अभी वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताता कि अमेरिका ने जो भी लोग डॉलर के खिलाफ आए उनको कैसे कैसे खत्म किया। नहीं तो अभी जो बड़ा लंबा इतिहास है वो, मैं वही कह रही हूँ सर, ट्रम्प का ईगो इतना हर्ट हुआ है कि वो अपने हिसाब से पूरी दुनिया चलाना चाहते हैं। धंधा हर्ट हो गया, आप ईगो, धंधे को ही वो ईगो कहते हैं। कल इस पर बात हुई थी सर। मैं ये कह रही हूँ हर्षवर्धन जी, ये जो ट्रम्प कर रहे हैं वो शुद्ध तौर पर दादागिरी ही है वो जो कर रहे हैं। क्यूबा उनके खिलाफ बोले तो वो उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार होते हैं। इधर कोलंबिया भी उनके ऊपर उनकी आलोचना कर रहा है, तो वो कोलंबिया को भी कह देते हैं कि भाई वो खत्म है, वो बस वहां पे पता नहीं उनकी इकोनॉमी खराब है। जो भी डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर रहा है उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेट डिपार्टमेंट की चिट्ठी आती है, हम लोग भी उनकी मेलर लिस्ट में हैं तो वो आती है, यह अमेरिकी इतिहास में अमेरिकी सैन्य शक्ति और क्षमता के सबसे शानदार, प्रभावी और शक्तिशाली प्रदर्शनों में से था। और जब आप इस पर विचार करें, मैं इससे पहले के कुछ उल्लेखनीय अभियानों का जिक्र करना चाहूँगा, जैसे सुलेमानी पर हमला, अल बगदादी पर हमला, हाल में ही मिडनाइट हैमर। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? अमेरिका अपनी उस ताकत को, जिसको डिफेंस पावर कहते हैं, उसको दुनिया के सामने रख रहा है, और वो ये कह रहा है कि देखो हम तो किसी भी दे, और इसको सीधे सीधे कहें तो ये गुंडागर्दी है, जैसे गिरोहों के बीच में होता है, तो सीधे सीधे उठा लिया है। और वेनेजुएला की जब बात होती है तो $303 बिलियन का प्रूवन ऑयल रिजर्व है, 276 बिलियन बैरल, डॉलर कह रहा हूं, बिलियन बैरल का मैक्सिमम सऊदी में है। ये ठीक है कि उन दोनों के बीच में समझौता हो गया कि तुम्हारा तेल, हमारा डॉलर। अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें किसी से तेल लेना है तो भी हम डॉलर दें, जो तेल बेचेगा वो भी डॉलर देगा। ये डॉलर की डोमिनेंस है, इसको सही शब्दों में समझें। लेकिन जरा ये भी सोचिए, जिस वेनेजुएला में आज इतना कुछ हो रहा है, उस वेनेजुएला से ही 50% वेनेजुएला प्रोडक्शन का ऑयल वो अमेरिका जाता है। हम लोग कहा जाता था ना कि रशिया से ऑयल ले रहे हो तो रशिया में भी तो वैसे ही कर रहे हैं। हाँ। हमको कहा जाता था क्यों उनके साथ समझौता कर रहे हो। दरअसल अमेरिका की जो नंबर 2 कंपनी है शेवरॉन, एक्सिन मोबिल के बाद शेवरॉन जो कंपनी है कैलिफोर्निया बेस्ड, उस कंपनी का अभी भी बड़ा कारोबार वेनेजुएला में है। सब चले गए, वो टिके रहे। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल स्थितियां ठीक होंगी, और ये पूरी तरह से तेल की ही लड़ाई है। ट्रंप चाहते हैं कि पूरा कारोबार उनके साथ आए, और मैं जो पढ़ रहा था तो मतलब दिमाग के सारे तार तंतु हिल जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है? $4.7 ट्रिलियन, यानी $4.5 लाख करोड़। चाइना की अर्थव्यवस्था कितनी है? $19 ट्रिलियन, यानी 19 लाख करोड़। अमेरिका की कितनी है? $30 ट्रिलियन, यानी 30 लाख करोड़ डॉलर। अब जरा एक आंकड़ा सुनिए और आपके भी दिमाग के तार तंतु ऐसे हिलेंगे। जो ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में है, जिस पर ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं, एस्टिमेटेड $16 ट्रिलियन, यानी 16 लाख करोड़। चीन की अर्थव्यवस्था से बस थोड़ा सा कम। अब आप सोचिए उसके लिए अमेरिका क्या कुछ नहीं करेगा।
और हमें यह भी समझना चाहिए, और आज के दिन उसकी खूब चर्चा हो रही, तो मुझे लगता है इसका जिक्र भी होना चाहिए। अटल जी को हम लोगों ने अभी गजनी के संदर्भ में सुना। अटल जी को पोखरण के लिए भी याद कीजिए, इंदिरा जी को भी याद कीजिए, भाभा को भी याद कीजिए, जिन्होंने भी इस देश को परमाणु संपन्न बनाया कि किसी की हैसियत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख लें, चाहे दुनिया का जो पावर हो। तो ये पूरी तरह से इकोनॉमी का खेल है, लेकिन उसमें डिफेंस का जो उनका माइट है, जो पावर है, उसको बहुत ब्रूटली वो एक्सरसाइज कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इसको समझिए। और मैं इस बात पर, ठीक है, विदेश नीति के कई जानकार कह रहे हैं कि भारत की प्रक्रिया बहुत संतुलित, बहुत सधी हुई, बहुत ठीक है, हमें क्यों पढ़ना उसमें। लेकिन जब हम देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ वो ये खेल खेल रहा है हमारे खिलाफ, बांग्लादेश में उसने सत्ता पलट दी, तो हमें थोड़ा सा शब्दों के चयन में और कुछ ऐसे शब्द जोड़ने चाहिए थे जो सीधे अमेरिका को हिट करते। वो मजाक बनाएगा क्या भारत का रोज रोज डोनाल्ड ट्रंप? ये तो नहीं हो सकता है ना। वो हर देश की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने भारत का विषय ले ही लिया है, ये मैं आगे चर्चा करने वाली थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये विषय अभी ले लेना चाहिए। अच्छी बात आपने कही है। यूरोप के देश जो हैं वो एक तरीके से डिसोसिएट किया है इन्होंने, और खास करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तो खुल करके कहा कि भाई, उन्होंने बहुत खुल करके कहा, ऐसा माना जाता है कि यूरोप के अंदर यदि अमेरिका की विदेश नीति का जो सबसे बड़ा पिछलग्गू देश कोई है तो वो ब्रिटेन है। फ्रांस तो इंडिपेंडेंट राय ले लेता है बहुत बार। हमारे यहाँ तारापुर में ईंधन देना बंद कर दिया, फ्रांस हमारे लिए आकर के खड़ा हो गया। या अन्य मुद्दों पर भी फ्रांस इंडिपेंडेंट राय रखता है, फ्रांस बोलता है। जर्मनी और ब्रिटेन, खास करके ये तीन बड़े कंट्रियों में से ये दो तो हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किस स्टारमर ने आकर के कहा कि नहीं, हम इसके साथ सहमत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मगर दिक्कत यहां से आ रही है कि दुनिया में, ठीक है, भारत को ये कहा जा रहा होगा कि भारत में बोलने कुछ और बोला जाना चाहिए, दुनिया को बोलनी चाहिए थी इस मुद्दे पर। और ये आज रहे तो कल पनामा, मैं क्या कह रहा हूं, जो बाल्टिक रीजन के जो कंट्रीज हैं जो सोवियत यूनियन से डिसोसिएट होकर के चले आए थे, लाटविया हुआ, इथियोपिया, उनकी क्या हैसियत रहेगी? कल तो रसिया उनको भी कब्जा में करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। सर, ये तो हम लगातार पिछले 2 दिनों से चर्चा कर ही रहे हैं, जब से वेनेजुएला पर अमेरिका ने अटैक किया और मादुरो को बंधक बनाया। लेकिन जब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करते हैं तो अभी इससे जुड़ी हुई खबर भी आपको सुननी चाहिए। दुनिया भर में उथल पुथल मचाने वाले डोनाल्ड ट्रंप का इरादा भारत को लेकर भी कोई बहुत नेक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के रूस से तेल आयात कम करने को लेकर फिर से धमकी देते हैं। ट्रंप ने ये चेतावनी देते हुए कहा, हालांकि पहले वो शुगर कोट भी करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जो वो कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारत रूसी तेल लेना बंद नहीं करता है तो अमेरिका भारतीय आयात पर मौजूदा टैरिफ को और बढ़ा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए शुरुआत कही थी। उन्होंने कहा था कि मोदी बहुत अच्छे इंसान है, वो तो टेरिफिक मैन पहले भी कह चुके हैं, लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया, पहले 25 फिर 50 कर दिया। वो कहते हैं कि मोदी जानते थे कि मैं खुश नहीं था, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी था। इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन मुझे माई सेल्फ इससे ऊपर ही नहीं आ पा रहे। लेकिन खैर, उन्होंने जो कहा वो मैं एक बार फिर आपको बता दूं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की कि वो एक अच्छे इंसान है, वो जानते थे कि मैं खुश नहीं था, और फिर टैरिफ बढ़ाने की वो धमकी भी दे देते हैं। क्या कहा उन्होंने, आप उनका बयान सुन लें। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. रूस को भी तो झुकाना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, क्या रूस झुक गया? चीन को झुकाना चाहते थे, क्या वो झुक गया? भारत को भी कब से झुकाना चाहते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही जंग का बहाना लेकर, लेकिन क्या भारत झुक गया? नहीं। आप शुगर कोट करते रहिए, भारत वही करेगा जो उसे करना चाहिए। सुमीर जी, निश्चित रूप से, और जिस तरीके से रूस और चीन ने ट्रंप को उनकी स्थान दिखाया, मुझे लगता है भारत को भी दिखाना चाहिए। हालांकि भारत ने जिस तरीके से अभी जब व्यापार समझौता भी हुआ नहीं, लगातार ट्रंप के दबाव के बाद, टैरिफ का दबाव डालने के बाद भी भारत झुका नहीं है, और अभी तक अपने शर्तों पर व्यापार समझौता अमेरिका से करना चाहता है। और यही कारण रहा कि अभी तक वो व्यापार समझौता हुआ नहीं है। ट्रंप साहब इसलिए थोड़े बौखलाए हुए हैं, उनको लगता है कि मैं भारत को लगातार धमकी देता रहूंगा,
टैरिफ बढ़ाने की धमकी दूंगा तो भारत मेरे हिसाब से समझौता करने की कोशिश करेगा। ट्रंप साहब मोदी जी को भी जानते नहीं है और मुझे लगता है वो जानते हैं, उसके बाद भी वो बार बार इस तरीके का बयान दे रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने बहुत धैर्य और संयम रखा हुआ है। ट्रंप साहब के तमाम झूठे दावों के बाद कि हर बार ये कह देना, 36 से ज्यादा बार ये कह देना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने वॉर रुकवाया, मेरे कारण ये वॉर रुका है, उसके बाद वो तरह तरह के बयान देते रहते हैं। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि भारत सरकार भी थोड़ा ट्रंप साहब को बताए कि एक लिमिट के बाहर आप अगर क्रॉस करोगे तो हम आपको जवाब देंगे। हालांकि फिलहाल अभी भारत सरकार का कोई बयान नहीं है और मुझे लगता है भारत सरकार देगी भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी अपने काम करने के तरीके से जवाब देते हैं जो ज्यादा असरकार होता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश नीति को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से ट्रंप को जवाब दे रहे हैं तमाम मामलों पर, मुझे लग रहा है कि ट्रंप को लग रहा है कि भाई दुनिया के देश तो झुक जाते हैं, मेरे पास भारत ही एक देश है जो मेरे सामने झुक नहीं रहा है। यही उनकी तकलीफ है और ट्रंप साहब को तो अभी इसकी आदत डाल देना चाहिए कि मोदी का शासन नहीं, पहले वो फिर यूरोपियन कंट्रीज को बोल दें कि तेल खरीदना कम कर दें, वो पहले रूस को बोल दें कि मैं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं कर रहा हूं, यूक्रेन के साथ जंग खत्म करो। वो तो अमेरिका से हो नहीं रहा है और भारत के ऊपर धमकी पे धमकी दी जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सर तथ्य बता दूं मीनाक्षी, जरूरी है जी, भारत को धमका रहे हैं। भारत ने रूस से तेल लेना थोड़ा कम किया था, अमेरिका से तेल लेना बढ़ाया, लेकिन ट्रंप के बड़बोलेपन, बददिमागी के बाद रशिया से हमारा तेल की खरीद बढ़ गई है। नवंबर में फिर से हाल के महीनों में सबसे ऊपर पहुंच गई। ये देश के लोगों को जानना चाहिए। हमारी सरकार बोल भले न रही हो ट्रंप की तरह, लेकिन जवाब बहुत मजबूती से दे रही, इसीलिए वो परेशान। लेकिन इसमें एक लाइन जोड़ दो, जब ये भारत के लोगों को जानना चाहिए तो ये भी जानना चाहिए, यूएस सेनेटर है लिंडसे ग्राहम जी, उन्होंने अभी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो यूएस एम्बेसडर, यूएस में भारत के एम्बेसडर है विनय क्वात्रा, उन्होंने मेरे साथ बैठकर ये बार बार बात की कि हमने रूस से तेल लेना कम कर दिया है और ये मैसेज आप ट्रंप साहब को कम्युनिकेट करें। समझ गए? तो मैंने कहा इसका भी सर कम्युनिकेशन और नंबर्स में बस इतना फर्क होता है। मैंने बताया क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन हमारा नंबर्स लाउड एंड क्लियर है। नवंबर का जो डेटा है वो ये बताता है कि हमारा जो तेल की खरीद है रूस के साथ वो बेहतरीन चल रही है। कहानी कुर्सी की में बात करेंगे ईरान की। ईरान में प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों से बगावत तेज हो गई है। 7 शहरों से निकली हुई ये बुलंद आवाज अब 70 शहरों तक पहुंच गई है। प्रदर्शनकारी खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रजा शाह पहलवी के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है और अब तो कई जगह पे प्रदर्शन हिंसक भी हो रहे हैं। उसे कुचलने के लिए बंदूकों का सहारा भी लिया जा रहा है। ईरान की सड़कों पर फौज तैनात कर दी गई है। कई जगह पर ईरानी फौज और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। हिंसक झड़पों के अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत के मामले भी सामने आ गए हैं और यही कारण है। देखिए, पहले तो प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन को दमन करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल होता है। हिंसा में जब जाने जाती हैं तो फिर कोई भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रह जाता, फिर वहां से भी पुरजोर ताकत लगाई जाती है और वही इस वक्त ईरान की सड़कों पर जिनसी कर रहे हैं और पुलिस भी इनके ऊपर लगातार हमला कर रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप भी पहले ही कह चुके हैं कि ईरान में अगर प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं, अगर उनकी जानें ली जाती है तो हमारी तैयारी भी पूरी है। जो टारगेट है वो लॉक्ड है, लोडेड है। तो अब ईरान का क्या होगा? पहला सवाल तो यही है कि खामेनेई की कहानी सर कहाँ जाके अंत होगी, और अंत होगी या भी वक्त बहुत है खामेनेई के पास? बहुत नहीं है पर वक्त है। लेकिन वक्त है, ये नहीं है कि एक दिन में कोई सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि खामेनेई की सत्ता जिस तरह की है और उसमें अमेरिका की यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो किस तरह से इस मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ पर जो खामेनेई की सत्ता है उसको बदल दे। क्योंकि उसके पास बहाना है, आज़ादी का जो आंदोलन है, महिलाओं का मसला है, आज़ादी का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, तो वो इसका फ़ायदा उठाकर कितनी बड़ी ताकत के साथ ये परिवर्तन कर सकते हैं वो है। लेकिन ईरान जो है पूरी तरह से खामेनेई के खिलाफ खड़ा हो गया है और वो लड़ाई मुझे नहीं लगता कि उनके शासन से कुचली जा सकती है। उस लड़ाई को लंबा चलना होगा, तुरंत ख़त्म नहीं होगा। आप जैसे खुद भी जिक्र कर रहे हैं कि 7 से 70 शहरों में वो पहुंच गया है और अब लोग उस शासन से डर नहीं रहे। कि पिछले 20-25 साल में पहली बार इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि उस शासन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और डर नहीं रहे। जब लोग डर निकल जाता है ना
तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल काम होता है। और अब खामनेई को देखना कि क्या वो रास्ता निकाल सकते हैं, क्या वो एक नई तरह की शासन व्यवस्था कर सकते हैं। सर, लेकिन डर उनको सिर्फ तो निकला जाना ही नहीं पड़ेगा। सर, सिर्फ डर निकला ही नहीं है, जो वहां की IRGC है उसका बसिज में जो सेंटर है उसी की ये तस्वीरें हैं। डर सिर्फ निकला ही नहीं है, ये डरा देने के लिए बिल्कुल डरा देने के लिए ताकत लगा रहे हैं कि सीधा सीधा IRGC के बसिज फोर्स का दफ्तर फूंक दिया गया है। 70 से ज्यादा शहरों में अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो इतना तो तय है कि खामेनेई कैंप में खौफ भी इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। खामेनेई नेक्स्ट है, ट्रंप का अगला टारगेट है। देखिए, ये हो ही रहा है अमेरिका के समर्थन से। ऐसा नहीं है कि ये एकाएक हो गया है, अमेरिका इस पर बहुत दिनों से काम कर रहा है। जब उनके न्यूक्लियर स्टेशंस, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को जब हिट किया था, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि यहाँ पर तख्ता पलट किया जाना बहुत आवश्यक है यदि वाकई हम वेस्ट एशिया में चाहते हैं कि शांति आए। क्योंकि वेस्ट एशिया में जो सबसे बड़ा जिसका किरदार जो निभा रहा था, जो हमास के साथ खड़ा था, वो तो ईरान ही था जी। बाकी की जितनी ताकतें थी वो तो धीरे धीरे हट गई थी। लेबनान कोई बहुत बड़ा ताकतवर देश नहीं है। बाकी जो अरब के कंट्री हैं वो उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो पैसे वाले देश थे उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो ताकतवर देश थे उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। टर्की को छोड़ दें तो टर्की तो नाटो के थ्रू तो कंट्रोल्ड हो जाता है पार्टली। ईरान एक अकेला ऐसा देश था जिसके पीछे जो है वो रसिया भी थी, जिसके पीछे जो है वो चाइना भी कहीं ना कहीं। ईरान, रसिया और चाइना एक ट्राइका बनाते हैं। उसमें भारत को भी शामिल करने की कोशिश कई बार की जाती है कि ये एक अलग खेमा बन करके निकल जाए, लेकिन चाइना के साथ हमारे संबंध इस प्रकार के हैं कि वो संभव नहीं हो पा रहा है। हम वैसे भी नॉन अलाइंड रहते हैं। देखिए, नॉन अलाइंड तो एक अलग विषय ही हो जाएगा बात करने का, नॉन अलाइंड का। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जो कुछ हो रहा है उसमें पूरी तरीके से अमेरिका इन्वॉल्व है और अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके से खामनेई को यहाँ से हटाया जाए और वहां पर एक डेमोक्रेटिक रेजिम लाया जाए। डेमोक्रेटिक रेजिम से उसकी कोई दिलचस्पी हो ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेटिक रेजिम के नाम पर थोड़ा काम आसान हो जाता है। लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स इसके जेब में पड़े रहते हैं। जब जरूरत होती है उस जेब से निकालता है और जब जरूरत नहीं होती है उसको जेब के अंदर डाल लेता है अमेरिका। इसलिए डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स जो है का मामला पाकिस्तान के अंदर कोई मामला ही नहीं बनता है। जिसने तानाशाह हैं, जितने किंगडम हैं, वे सारे के सारे अमेरिका के दोस्त हैं। आप देखेंगे जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें कितने डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वे सब के सब जो है वो अमेरिका की हाँ में हाँ मिला करके हैं और अमेरिका के यहाँ उनके कई जगह उनके एयर बेस हैं। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स का मामला कुछ नहीं है। मूल बात है वहाँ की सत्ता का परिवर्तन करना, उसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना, न्यूक्लियर मिसाइल बनाने से उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म कर देना, ताकि जो है वो इजराइल जो है आश्वस्त से जीवन जी सके, ताकि पश्चिम एशिया के अंदर, अरब के अंदर जो उसके मित्र राष्ट्र हैं अमेरिका के, सऊदी अरब है, कतर है, वहां उन पर ईरान डोमिनेट नहीं करे। सिया और सुन्नी का मामला भी वहीं आकर के टिक। रफ़ा शाह पहलवी भी लगातार देश के बाहर ही बैठकर लगातार इस जो प्रदर्शन है उसको हवा दे रहे हैं और वो ये जो पूरी जेन ज़ी जिसे हम कह रहे हैं उसे रफ़ा पहलवी कह रहे हैं कि आई कॉल दैम जनरेशन वी, यानी कि जनरेशन विक्ट्री। ये रफ़ा शाह पहलवी कह रहे हैं। अच्छा, जो ट्रंप ने वेनेजुएला में किया उससे एक मौका चीन को ताइवान में मिल रहा है, क्योंकि चीन और ताइवान के बीच में टेंशन तो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं, वो बनी हुई है। ताइवान के रीजन में एक बार फिर से चाइनीज फाइटर जेट्स की मूवमेंट ट्रैक की गई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने आज जारी एक पोस्ट में दावा किया कि 3 PLA विमान और 8 प्लान जहाज ताइवान की समुद्री सीमा में देखे गए हैं। वो रिपोर्ट आपके सामने रख रही हूँ। और तीनों विमानों ने ताइवान के साउथ वेस्ट एडिस में एंट्री कर ली है। पूरी स्थिति पर ताइवान नजर बनाए हुए है। चीन ने ताइवान को लेकर एक बार फिर अपना स्टैंड दोहराया। भारत में चीनी राजदूत ने कहा कि ताइवान काफी समय से चीन का हिस्सा रहा है। इतिहास और कानून दोनों इसके प्रमाण है। ये इंटरेस्टिंग है जो इस पर राजदूत का स्टैंड है। हर्षवर्धन जी,
चीन और ताइवान के बीच में टेंशन तेज है, उसमें ये जो स्टैंड है, इतिहास और कानून दोनों इसके प्रमाण हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अब दुनिया एक एनार्की की तरफ बढ़ चली है और जो चीन के विदेश मंत्री हैं उनका भी एक बयान है जो साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो किया वो यूएन चार्टर के खिलाफ है। अब ताइवान पर जो चीन करेगा वो उसके खिलाफ होगा या उसके साथ होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या अपनी अपनी टेरिटरी लॉक करने की, जैसे उन्होंने कहा ना कि हमने क्या निशाना लॉक कर लिया है, अब उसको सिर्फ निशाने पर लेना है, टारगेट करना है, तो क्या हर बड़ी ताकत अपने आसपास की टेरिटरी उसको कर रही है? और क्या यूएन चार्टर और लॉ, जिसको शायद सेक्शन 2 या कौन सा है जिसका जिक्र बहुत हो रहा है, क्या उसका कोई महत्व भी अब रह गया है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। और चूंकि दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा देश, अब ये भी एक समझना चाहिए कि वेनेजुएला पर जब ये सब हुआ तो कहा गया कि चीन के लोग उस वक्त उनके महल में थोड़ी देर पहले मिले थे या बंकर में, जो भी कह लीजिए, लेकिन वो भी नहीं गए। किम जोंग उन भी धमकी देते रह गए, वो भी नहीं गए। रशिया तो खुद ही फंसा हुआ है। तो एक तरह से अपनी अपनी ताकत वाला है। अब ताइवान को भी ये समझना होगा और चीन की तरफ से जो भी थ्रेट उसको जा रही है कि उसकी अपनी कितनी तैयारी है और क्या अमेरिका सचमुच वहां आने की स्थिति में होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ट्रंप वाले मसले पे बार बार बात होनी चाहिए इस तरह की खबरों पर कि जहां जहां अमेरिका गया वो देश दोबारा उठ नहीं पाया। जहां जहां अमेरिका चला गया वो फिर अराजकता, गृहयुद्ध, छोटे मोटे गुंडे, छोटे मोटे अपराधी, गैंग, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो सब वहां मूव करते रहे। अमेरिका दुनिया के हर क्षेत्र को अशांत कर रहा है और चाइना को ये लगता है कि इसमें हमको भी अगर कोई अवसर मिलेगा तो हम उसका भी लाभ ले लेंगे। लेकिन चाइना और अमेरिका में फर्क ये दिखाई दे रहा है विजय जी कि चाइना क्या चाह रहा है कि वो उस देश को ही अपने में मिला ले और अमेरिका ये चाह रहा है कि वेनेजुएला चलाए तो वेनेजुएला के लोग ही, लेकिन उनके कहे पर चलाए। नहीं, फिर ये गड़बड़ हो गई। फिर गड़बड़ हो गई। छोटा सा इंटरवेंशन विजय जी जरूर बोलें। अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि कोई और चलाए। एक मिनट, विजय जी को, विजय जी का ही अधिकार है बोलने का, बट एक ही चीज जिक्र कर देना चाहता हूँ। ये वैसा ही है ताइवान जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा कभी था, बट गया, ठीक है। यहाँ पर एक समझौते के तहत बंटवारा हुआ, ब्रिटिशों ने बंटवारा कर दिया और हम देश बन गए। कल जाकर के भारत कहे कि हम जो वो 1947 का था हम नहीं मानते हैं, ये हमारा ही हिस्सा था और अब तो और पॉपुलेशन इतना ये हो गया है कि हमको तो एक्स्ट्रा टेरिटरी चाहिए, जैसे हिटलर ने लेप्सरॉन वर्ड यूज किया था। यहाँ तो ताइवान जो है वो उसका हिस्सा हुआ करता था और जब क्रांति हुई 1949 में तो वहां का जो किंग उस समय का था वो भाग करके वहां चला गया आइलैंड पे और एक नया देश बना लिया। तो उस टेरिटरी पर चीन कह रहा है कि वो तो हमारा ही देश था, हम उस पर दावा ठोक रहे हैं। तो मूल मुद्दे यहां आकर के निकट रहा है। ये जो शू फई होंग कह रहे हैं, जो एम्बेसडर टू इंडिया है, जिनका जिक्र अभी मैंने किया, वो यही तो कह रहे हैं। In October 1971, the 25th session of UNG adopted Resolution 2758, which spelled out that China has one single seat in the United Nations. So there was to be no such thing as two Chinas or one China or one Taiwan. India voted in favor of it, clearly demonstrating just a stance. वही तो है, चाइना का नकेल इंडिया ने नहीं मुझे दबाया। नहीं पता कि जिस रेफरेंस में प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, क्या हम चाइना के ताइवान पर कब्जे का समर्थन कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ ना, उसका मतलब ये हुआ कि क्या हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश पे हो जाए तो हम समर्थन कर देंगे। नहीं, अभी चाइना यदि हमारा समर्थन कर दे पाकिस्तान पर, तो ऑपरेशन सिंदूर पे भी हमारा समर्थन नहीं हुआ था जी। नहीं, एक तो समझिए कि चीन जो है वैसे ही वो एक्सपेंसिव उसकी वो है स्टाइल, विस्तारवादी नीति पर वो काम करता है, दुनिया भर में वो अपने आप को बढ़ा रहा है। तो ताइवान तो उनके हिस्सा ही मानता है वो, जिसका वो दावा कर रहा है जी। यदि इतिहास में जाएंगे तो कौन कौन किसका दावा कर रहा है वो तो फिर तो बात ही अलग तरीके से हो जाएगी ना। आज जो नेशन का हवाला दे रहे हैं वो हवाला देने लायक है भी या नहीं है। तो आज जो व्यवस्था है, क्या उसमें यदि कुछ आपके पास था तो फिर तो आप कांधार तक भी चले जाइए, अफगानिस्तान भी चले जाइए, ईरान तक भी चले जाइए, पर्सिया भी चले जाइए, हम तो दूर जाएंगे है ना। तो वो आज क्या स्थिति है, अब जो नई व्यवस्थाएं उसमें क्या है, और यदि ये वाली व्यवस्था चलेगी तो फिर तो दुनिया में सबका कहीं ना कहीं कुल मिला के 2-4 लोग रहेंगे जो पूरा दुनिया को कब्जा कर लेंगे जी। भारत जो है
इस आधार पर अपना तो बात भी नहीं कर रहा, दावा नहीं कर रहा। ताइवान को अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है अमेरिका ने अलग देश के रूप में। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत की बात हम लोग कर रहे हैं कि भारत ने क्या इस आधार पर वो पीओके पर या पाकिस्तान पर या बांग्लादेश पे कब्जा कर रहा है? नहीं कर रहा ना। लेकिन भारत यदि ये बात कहेगा तो इसका मतलब हुआ कि वो चीन के साथ ताइवान पर कब्जे के लिए, समर्थन के लिए खड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार की ये नीति है, ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं खड़ा है बिल्कुल। तो इसलिए ये गंभीर मसला है कि क्या चीन को इस तरह से ताइवान पर कब्जा करने के लिए दुनिया के देशों को खड़ा होना चाहिए। अमेरिका जिस तरह से उसके खिलाफ खड़ा, वो तो अलग स्टोरी है, वो अलग लड़ाई है, वो दूसरे तरीके से ट्विस्ट करते हैं चीजों को। लेकिन चीन को ये मौका मिल गया है वेनेजुएला पर कब्जे के बाद कि वो इस पर आगे बढ़े। हालांकि चीन को है ना, अच्छा, लेकिन दुनिया इस पूरी खबर को कैसे देख रही है? सर मैं ये खबर बता दूं सर, पर कब्जा करने का अधिकार तो है ना, उसी रूप में जिस में ताइवान पर वो दावा ठोकता है, उससे ज्यादा दावा हमारा चीन समर्थन करेगा आपका। मैं वही कह रहा हूं ना। तो वो निडिल जो है ना, जैसे बार बार कहा जाता है कि जैसे वो हमको कश्मीर मुद्दे पर निडिल करता है, हमको भी करना चाहिए उसको। नहीं, अच्छा, लेकिन सर ग्लोबली इस पूरे इशू को कैसे देखा जा रहा है? ये एक और ऑथर हैं एड यार्डेनी, वो ये कह रहे हैं, होप चाइना डज नॉट सी द यूएस वेनेजुएला सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेड ताइवान। तो यही पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखे और उसके बाद फिर वो ताइवान के ऊपर हमला कर दे। ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा किया तो ज़ेलेंस्की का दिलचस्प बयान सामने आया। यूक्रेन का मसला, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ट्रंप तानाशाहों को खत्म करना चाहते हैं तो उनका अगला टारगेट कौन होना चाहिए? आप जानते हैं, ज़ेलेंस्की ने पुतिन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा तो साफ उन्हीं की तरफ था। उन्होंने क्या कहा वो आप सुने। Про Венесуелу? Ну, як тут відреагувати? Ну, що я можу сказати? Якщо можна, да, так, з диктаторами, ось так. ये क्या बोले, ये तो रेफरेंस जो वो देना चाह रहे हैं। फमीर जी चलिए चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं। अगर ट्रम्प के बस की बात होती और अमेरिका के बस की बात होती तो वो रूस को कब का निपटा चुका होता, पुतिन को कब से निपटा चुके होते। और अमेरिका जानता है कि रूस की क्या ताकत है। तो जोर तो किसी गरीब पे ही चलता है ना, किसी कमजोर पे ही जोर चलता है, किसी ताकतवर पर जोर चलता है क्या? अगर अमेरिका का जोर चलता तो वो चीन को कब का निपटाने की कोशिश करता। लेकिन आज की तारीख में तो वही है कि जिसके पास शक्ति है, सत्य उसी के साथ है। कह रही हूं कि फिर तो ये पुतिन एक काम कर ले, वो पहुंच जाए। पुतिन तो यूक्रेन पर पूरी तरह तो ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे जितनी जगह चाहिए पुतिन यूक्रेन का जितना हिस्सा मुझे रूस के साथ मिलाना है मैं मिलाकर रहूंगा। वो यूक्रेन या तो खुशी खुशी दे दे या मैं जबरदस्ती ले लूंगा, तो उसमें उन्हें कोई चिंता की बात नहीं है। और जहां तक यह कहा जा रहा है कि भाई वेनेजुएला ने एक बड़ा कारण चीन को उपलब्ध करा दिया है, वेनेजुएला नहीं भी होता तब भी चीन ताइवान को लेकर जिस तैयारी कर रहा था, आने वाले दिनों में चीन ताइवान को लेता, वेनेजुएला पे अमेरिका कब्जा करता या ना करता, चीन की रणनीति जो ताइवान को लेकर है वो सालों से तैयारी कर रहा है। और चीन इस बात को जानता है कि जब वो ताइवान पर हमला करेगा तो दुनिया के तमाम देश उसके पक्ष में होंगे, फिर वो जापान हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, तो सबसे निपटने की वो तैयारी कर रहा है। और इसीलिए उसने इतना लंबा समय ताइवान पर हमला करने से रोक के रखा है। आने वाले समय में जिस तरीके से तैयारी कर ली है और रोज जिस तरीके से 2 कदम आगे बढ़ रहा है, उसके प्लेन ताइवान के क्षेत्र में जा रहा है, वो ताइवान को उकसा रहा है कि बस आप एक बटन दबा दीजिए किसी तरीके से कि हमें मौका मिले आप पे हमला करने का। और अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं ताइवान के पास। आने वाले दिनों में चीन ताइवान को लेकर रहेगा, कब लेता बस ये देखने वाली बात है। प्रोफेसर साहब, मैं तो इसका उल्टा कह रही हूँ, जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि आज अगर पुतिन उन्हीं की बात को सुन ले और या डोनाल्ड ट्रंप की ही राह वो चलने की कोशिश करे, जो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में किया वही पुतिन कर ले यूक्रेन में, फिर नहीं, ऐसा एक मौका आया था 1962 में, जिसको हम लोग बहुत जोर से नाम जानते हैं, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। शायद आप लोगों ने भी सुना था कि क्यूबा के अंदर जो है, देखिए जितने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वो लेफ्ट विंग की सरकारें वहीं हैं, और उनके वहाँ से उनसे अमेरिका का बना नहीं है बहुत ज़्यादा। और सोवियत यूनियन का वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव रहा है, चाइना का भी प्रभाव रहा है। वेनेजुएला के केस में भी जो है ये बात, जब तेल कंपनियों का उन्होंने नेशनलाइजेशन कर दिया और उनकी कंपनियां को घाटा लगा, तब से जाकर के अमेरिका जो है इसके खिलाफ भी होना शुरू कर दिया। पहले उतना खिलाफ नहीं था जब तक अमेरिकन कंपनियां काम कर। अब स्थिति यहाँ पर आ गई है कि यहाँ से रास्ता क्या है निकलने का। जिस प्रकार से ट्रंप दुनिया को हाँकना चाह रहे हैं
वो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है और ये सबको मौका देगा। मैं बार बार मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं एक इमेजिनेशन, मैं एक थोड़ा सा एक कल्पना कर लीजिए कि एक साथ अभी यूक्रेन में सोवियत यूनियन रसिया फंसा हुआ है, ताइवान में चाइना फंस जाए, अमेरिका साथ फंस जाए और भारत पीओके में लग जाए साथ साथ, तो आप देखिए कि दुनिया का क्या नजारा हो सकता है। थोड़ा सा इसका आकलन करें, क्योंकि हो तो एक साथ ही ऐसा होगा जी। इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जब बलवती लोग तय करना शुरू करेंगे तो ये तो हमारे अधिकार बनते हैं। पीओके पर तो हमारा पूरा का पूरा नैतिक, कानूनी, सारी तरीके से हमारा अधिकार बनता है। सिंध मूवमेंट तो, सिंध तो आजाद ही था, वो तो इस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं तो होना चाहिए था। बलूचिस्तान तो आजाद ही था, वो तो इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे मूवमेंट के साथ भी भारत को खुलकर के खड़ा होना चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए, ये भी देखने की। आपको लगता है कि भारत के लिए यही समय, सही समय? मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए इतना मैंने कहा। चले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 120 देशों की एक लिस्ट जारी की है जो अमेरिकी सरकार से मदद या वेलफेयर लेते हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल जैसे पड़ोसियों का नाम तो है, लेकिन भारत इस लिस्ट में नहीं है। ट्रंप के इस पोस्ट ने यह तो साफ कर दिया है कि भारतीय समुदाय अमेरिका पर बोझ नहीं है, वहां की अर्थव्यवस्था की ताकत है। डेटा ये बताता है कि भारतीय अमेरिकियों की कमाई अमेरिका के किसी भी दूसरे ग्रुप से ज्यादा है। जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश के 40 से 54% घर सरकारी मदद पर निर्भर हैं, तो वहीं भारत का इस लिस्ट में न होना ये गर्व की बात है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक भारतीय समुदाय अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा एशियाई ग्रुप है। इनकी सालाना औसत कमाई 1.51 लाख डॉलर से ज्यादा है। ये भारत की ताकत है। हर्षी, छोटा सा कमेंट। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये तो दुनिया के हर हिस्से में हमने अपने आप को स्थापित किया है। हम जहां जाते हैं वहां की इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन करते हैं, वहां की सोसाइटी में वैल्यू एडिशन करते हैं, वहां की शांति में वैल्यू एडिशन करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम उस तरह की आक्रामकता नहीं दिखाते जो दुनिया के दूसरे देश, दूसरे समूहों में रहने वाले लोग दिखाते हैं। और इसीलिए अमेरिका में हम प्रॉस्परस के तौर पर सबसे ज्यादा हैं। इसीलिए अमेरिका में कई बार कहा जाता है कि हम उस तरह से दबाव क्यों नहीं बनाते। हमारा भी अपना एक तरीका है दबाव बनाने का, लेकिन हम उस तरह से आक्रामक नहीं है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। भारत और भारतीयों की पहचान ऐसे ही होती है। अच्छा, अभी एक और बड़ी खबर आई है। बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण बैन कर दिया गया है। ये क्यों हुआ है, इसके पीछे की कहानी मुस्तफिजुर रहमान से शुरू होती है। उन्हें लेकर भारत में विवाद हुआ क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। इसे लेकर भारत में बहुत रोष था, आक्रोश था। केकेआर से उसे हटाया गया और जैसे ही हटाया गया तो यूनिट सरकार ने स्टैंड लिया कि T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से बांग्लादेश अब इनकार करता है, अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा का वो हवाला देता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक चिट्ठी लिखी और इसमें यह कहा गया कि उनके जो मैचेस है वो भारत से बाहर करवाए जाएं क्योंकि भारत में उनके खिलाड़ियों की सुरक्षा नहीं हो सकती। बांग्लादेश टूर्नामेंट ने अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने की सिफारिश की है, उन्होंने गुजारिश की है। आईसीसी ने बांग्लादेश की अपील पर अभी कोई फैसला तो नहीं लिया है, लेकिन पाकिस्तान को पहले ही भारत में बैन किया जा चुका है। पाकिस्तानी टीम अपने सभी मैचेस श्रीलंका में खेल रही है। अभी फिर लिस्ट में बांग्लादेश का भी नाम जुड़ जाएगा। वो श्रीलंका में खेलने की इच्छा जाहिर करें। फिर कोई कमेंट? बांग्लादेश ने काफ़ी रिएक्ट किया है ये रहमान को उसमें निकालने को लेकर, आईपीएल को लेकर। अभी भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध में बहुत तनाव है। अब जब ये चुनाव हो जाए उसके बाद सरकार कैसे बनती है और क्या बदलता है, उसके बाद देखा जा सकता है कि किस तरह से ये फैसला होगा। लेकिन टेंशन जो है और जिस तरह से रिएक्शन बांग्लादेश में भी हुआ है रहमान को लेकर, वो एक ये पूरी सीरीज है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो मैच वहां श्रीलंका में कर लेंगे। हाँ। और फिर बाद में जब अक्टूबर में बायलैटरल सीरीज का वक्त आएगा फिर क्या करेंगे? तो नहीं खेलेंगे भारत में। यही मैं कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा समय देना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को लेकर आगे क्या बढ़ता है, क्या नहीं बढ़ता है। और ये बात भी हो रही है, बहुत सारी बात, कि अभी रहमान को आपने हटा दिया है, एक और सीरीज कहीं और चल रही है, वहाँ पर एक और बांग्लादेशी है जो भारत की ऐसी किसी लीग टीम में शामिल है, लेकिन उनको नहीं हटाया गया। तो बहुत सारी चीजें होती है। वही आप कहते हो ना, समरथ को नहीं दोष घुसाई, तो चलता रहता है। ठीक है। आज स्थिति कैसी हो रही है आप देखिए ना। अफगानिस्तान कह रहा हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान कह रहा हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, भारत पाकिस्तान से नहीं खेल रहा है, बांग्लादेश भारत नहीं भेज रहा। एशिया के 5 देश क्रिकेट के जो बड़े खिलाड़ी है वो एक दूसरे के देश में खेलने के लिए तैयार नहीं हो रहे।
बड़ा मुश्किल है कि कैसे आने वाले समय में टूर्नामेंट होंगे। बिल्कुल सर, आज कहानी कुर्सी के में इतना ही। बहुत शुक्रिया फमीर जी, रागी जी, विजय जी और हर्षवर्धन जी आपका।